स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन स्क्रीन पर आपको होते हुए दिख रहा है और फिलहाल थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। लगातार दूसरा दिन आप कह सकते हैं जहां बाजार में आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है। कोई भी बड़ी गिरावट इंडेक्स पर नहीं है। आज भी अगर आप देखें, कल तो ऑफकोर्स आईटी की वजह से थोड़ी ज्यादा गिरावट आई थी। आज अगर आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों में एक तो बैंक्स में मुनाफा वसूली आई है, दूसरा सुबह से जो कमजोरी चल रही है 2-3 सेक्टर्स में, स्पेशली ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, वहां से आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो उसका दबाव आपको बाजार पर आते हुए दिखा है, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट या चिंताजनक लेवल्स के नीचे बाजार आया नहीं है। 17,600 को निफ्टी फिलहाल होल्ड करते हुए दिख रहा है। पूरे दिन बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। पिछले 10 मिनट में थोड़ी सेलिंग जरूर आई है। और बैंक निफ्टी ये तो पूरा दिन पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड आउट कर रहा था। अभी पिछले 10-15 मिनट में थोड़ी बिकवाली बैंक्स में आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से निफ्टी पर भी प्रेशर बना है। देख रहे हैं आखिरी 1.5 घंटा ट्रेड के लिहाज से कैसा रहता है, कौन से स्टॉक्स पर आपको मूव्स आते हुए दिखते हैं, ट्रेड के लिहाज से कैसा रहता है, कौन से स्टॉक्स पर आपको मूव्स आते हुए दिखते हैं और कहां पर एक्शन बनेगा। आइए इस समय की पहले तो सबसे बड़ी बातें क्या है उसी पर फोकस कर लेते हैं। वैसे दिन के निचले स्तर पर है बाजार, बट अगर आप देखेंगे तो सीमित दायरे में 75 अंक नीचे 17,650 पर आपको निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी यहां पर भी ऊपर से थोड़ी गिरावट आई है, बट 42,200 के ऊपर ही बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। कोई ऐसी बड़ी भारी वीकनेस बैंक्स में इस समय नहीं दिख रही और फाइनेंशियल्स में तो अच्छा एक्शन बना हुआ है। मेटल्स, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस, यहां पर आपको ज्यादा बिकवाली आती हुई दिखेगी। थोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कमजोर है, बट सामने फार्मा शेयर्स देखिए जम के खरीदारी हो रही है। सारे फार्मा शेयर्स आपको ऊपर दिख रहे हैं। 1.25% ऊपर आपको फार्मा इंडेक्स भी इस समय दिखेगा। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं। कल हमने देखा था 100 पॉइंट चलकर डेज हाई पर बंद हुए थे। आज देखते हैं अमेरिकी बाजारों में कैसा शाम का एक्शन है। कुछ अहम नंबर्स भी आने वाले हैं तो उसकी तेजी बनी रहेगी। और यूरोप के बाजारों में भी 1/4% की तेजी है, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात हो नहीं रही है। एक रिलायंस इंडस्ट्री जरूर आपका आज कमजोर है, जिसकी वजह से आप निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। तो देखते हैं वो कैसे प्ले आउट करता है। और इसके अलावा टाइटन में आपको थोड़ी कमजोरी आती हुई दिख रही है। चुनिंदा बड़े बैंक्स की तरफ से कोई मूव नहीं आ रही है, तो बाजार को ऊपर ले जाने के लिए वहां पर काम नहीं कर रहा है। फार्मा, हालांकि यहाँ पर अच्छा रोटेशन बन रहा है, बट कोई ऐसे बड़ा हैवीवेट नहीं है जो बाजार को एज अ होल ऊपर ले जा सके। तो निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है कुछ की स्टॉक्स के दबाव की वजह से, बट अदरवाइज रोटेशन अच्छा है। स्मॉल और मिड कैप में भी ऊपर से थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। तो जैसा अनिल जी आज सुबह आपको कह भी रहे थे, स्टॉक्स पर आपको फोकस ज्यादा करने की जरूरत है, बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिख रहा है। 17,600 का लेवल आज थ्रू द डे निफ्टी ने आराम से होल्ड करा है। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे भी क्या यहाँ पर सपोर्ट बनता है या नहीं। वैसे अनिल जी ने आपको जरूर बताया कि 17,550 से 17,500 आपके लिए की सपोर्ट लेवल बनता है इस बाजार के लिए, जहां पर आपको रखनी नजर। तो उससे तो काफी दूर है, कंफर्ट वहां पर बना हुआ है। आइए बाजार की बात करते हैं और आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स हैं, वहां पर कहां पर रखनी है नजर ये आपको बता देते हैं। आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं, 1-2 नतीजे भी आए हैं। आइए सब बताने के लिए हमारी टीम है तैयार। कुशल और अरमान। कुशल, गुड आफ्टरनून। पहले बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, इस पर नजर रखिए। पोस्ट मार्केट नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही कैश सेगमेंट से अभी भी टाटा कॉफी और एक्सेलेस सॉल्यूशंस के भी नंबर्स आएंगे। जिंदाल स्टेनलेस बोर्ड बैठक में स्पेशल डिविडेंड को लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। कल के दिन में आपको ध्यान रखना है टाटा कम्युनिकेशंस, इसके पोस्ट मार्केट नंबर्स कल आएंगे। कैश सेगमेंट से मास्टेक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। और साथ ही बीएमएल लैंड एसेट्स ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा एक्सचेंजेस पर। तो देखना है कि फाइनल लिस्टिंग यहाँ पर किस तरह की होती है। ग्लोबल सर्विसेज 50% आईपीओ लॉक इन ये खत्म हो जाने का। साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर ए ग्रुप में अब इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अभी मौजूदा ये टी ग्रुप में है। तो इसके साथ साथ आपको एक और बड़ा इवेंट आज जो हुआ, जहां पर बीकेसी में एप्पल का पहला स्टोर एप्पल सीईओ टिम कुक ने लॉन्च किया। और यहां पर आज यानी कि कल ये पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही मार्च महीने का यूके का सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा और मार्च का ही सीपीआई यूरोप के लिहाज से आपको फोकस में रखना है। जहां तक 20 अप्रैल गुरुवार की बात है, नंबर्स के लिहाज से दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स पर भी नजर रखिए। कैश सेगमेंट से साइंट, ओरिएंट ग्रीन पावर, ओरिएंटल होटल जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और टीटीके हेल्थ केयर, यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है वॉलंटरी डिलिस्टिंग को लेकर। आयन एक्सचेंज यहाँ पर भी ये बोर्ड मीटिंग करेंगे। शेयर विभाजन पर कंपनी विचार करेगी। गुजरात सिद्धि सीमेंट इसकी ट्रेडिंग्स पोस्ट क्लोजिंग सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि इसका जो डमर्जर हुआ था सौराष्ट्र सीमेंट के साथ, उसकी एक्स डेट 21 तारीख को है। और एक्स डेट है थायरोके टेक्नोलॉजीज की, जो अंतरिम डिविडेंड 18 रुपये का इन्होंने दिया है। तो उस वजह से 20 तारीख को थायरोके टेक्नोलॉजी का शेयर एक्स डिविडेंड जो है ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
आज भी हम देख रहे हैं 1-2 शेयर्स थोड़े एडजस्टमेंट के बाद ही ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर आपको मूव्स भी आती हुई दिख रही हैं। आइए अरमान से जानते हैं आज खबरों के दम पर कौन से शेयर्स में एक्शन दिख रहा है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, कुछ खबरें भी और कुछ नतीजों भी हैं। नतीजों में सबसे पहले शेफलर इंडिया यहाँ पर अगर आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, आय में लगभग 8% की बढ़ोतरी है। कामकाजी मुनाफा लगभग अगर आपको देखो 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स में आपको थोड़ी बहुत कटौती दिखेगी, 19.7% से गिरकर 18.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में लगभग आपको दिखेगा 6% के आसपास की बढ़ोतरी है। क्रिसिल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मुनाफे में आपको बढ़त दिखेगी, 122 करोड़ से बढ़कर लगभग 146 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स में थोड़ी सी कटौती है, 29.6% से गिरकर 28.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और रियल एस्टेट पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि महाराष्ट्र सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी का जो है ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इस पॉलिसी में अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और इनोवेशन हाउसिंग पर फोकस किया जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि राउटर्स के हवाले से खबर आई है, पैरानॉइड रिकॉर्ड की बिक्री के लिए जो लाइसेंसिंग रिन्यूअल की अर्जी है वो खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार ने जो है ये लाइसेंस रिन्यूअल की अर्जी खारिज करते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खबर ये भी आती है कि जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अपडेट्स आ रहे हैं, Q4 में अगर आप देखें तो FIs ने लगभग 0.60% के आसपास, 6% के आसपास, 0.6% के आसपास की जो है हिस्सेदारी घटाई है। उनकी हिस्सेदारी अब 15.98%, लगभग 16% जो थी, अब वो गिरकर अगर आप देखेंगे तो 15.4% के आसपास हो गई है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमा का अपडेट है, 15 अप्रैल तक जो शुगर का उत्पादन है वो 3.1 करोड़ टन है। और अगर आप YOY कंपेयर करें तो लगभग 3.3 करोड़ टन से गिरकर 3.1 करोड़ टन होता हुआ दिखा है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें वरुण बेवरेजेस लगभग 10 लाख शेयर्स, आइनॉक्स ग्रीन लगभग 11 लाख, नाइका 14 लाख, क्रॉम्पटन ग्रीव्स वहाँ पर 15 लाख और BEL लगभग 16 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। भी कुछ बड़े सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं। रोज ही हम देख रहे हैं कुछ काउंटर्स हैं जहां पर बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखता है। देखते हैं कैसी मूव यहां पर आएगी। बट फोकस करिए टायर्स विद इन ऑटो, यहाँ पर एक अच्छी मूव आ रही है। सीएट, जेके टायर, बालकृष्णा, अपोलो सुबह से बजिंग है। इस स्पेस पर आपको थोड़ा मूवमेंट दिख सकता है। चुनिंदा NBFCs में अच्छा एक्शन आ रहा है। जो ऑब्वियस नेम्स हैं वो तो रन कर ही रहे हैं, फार्मा आपको लीडरशिप दिखा रहा है, बट रोटेशन कई काउंटर्स में आ रहा है। सेक्टोरल मूव्स आज इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही हैं और छोटे मझोले कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन बना है। तो आइए अनिल जी से भी बात करते हैं बाजार की और समझते हैं कि उनकी इस समय क्या रणनीति बन रही है। गुड आफ्टरनून सर। रेंज में ही कारोबार हो रहा है। 1:30 बजे तक देखेंगे तो एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार था। 1:30 बजे के बाद थोड़ी वीकनेस आई, स्पेशली बैंक्स ऊपर से थोड़ा फिसले जहां से बाजार में प्रेशर आया। बट वो जो सपोर्ट लेवल्स बोले थे उससे तो दूर दूर नहीं है। 42,200 बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, 17,600 निफ्टी होल्ड कर रहा है। बट थोड़ी मुनाफा वसूली पिछले आधे घंटे में आई है बाजार क्यों में, बैंक्स में आई है। क्यों 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 फिर से खरीदने के लिए? नहीं, एक थोड़ी देर पहले करीबन आप जो 1:30 बजे की बात करें उसके आसपास ब्लूमबर्ग पर एक खबर आई। हाँ, ब्लूमबर्ग पर खबर ये आई कि मोदी सरकार इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए, उसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर सकती है। उसमें यह है कि सरकार डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर सकती है, पहली लाइन ये है। और दूसरी लाइन उसमें ये है कि कुछ बड़े पैसे वालों के लिए कैपिटल गेन टैक्स रिलेटेड जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो हटा सकती है। वहां से मार्केट ने संकेत लेकर वहां से धुलाई पिटाई गिरावट वहां से शुरू हुई। अच्छा, तो वो ब्लूमबर्ग की न्यूज़ का ही असर है जो उन्होंने डाली कि ऐसा हो सकता है। हालांकि अगर आप उसमें लिखे कि अभी तक इस पर कोई खास ठोस बात नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो कोई एक पैनल बनाकर उसके सजेशन लिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर किसी भी तरह से रेस्पॉन्ड नहीं किया है, अंदाज लगाया है। उस अंदाज लगाने पर जिन जिन लोगों ने इस खबर को पढ़ा है उन्होंने एक्चुअली वो खबर देखी थी, बट उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी ये कहाँ से है, ये क्या सोर्स है, एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी उसमें क्लियर नहीं है। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली वहां से ये सारी की सारी एक रिएक्शन आया है। हाँ, ये रिएक्शन जो आया वो वहीं से आया है। और उसी वजह से देखिए, सिंपल सी चीज है, मार्केट मजबूती है। अब मार्केट में आप कोई भी करेक्शन अगर देखना भी चाहते हैं तो फ्लोज के दम पर नहीं आएगा। यस, या तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत खराब हो, अच्छा ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती है, ठीक है, फ्लोज न बहुत तेजी के न बहुत मंदी के, जिससे कि आप अचानक से गिर जाए, अचानक से बढ़ जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके पास है क्या? आपके पास खबर यही है कि फिर ऐसी सिचुएशन में कि आप कोई न्यूज आए तो उस पर रिएक्ट करेंगे। अब ये कौन सा, आज पहली चीज तो होने वाला ही है, होने वाला तो आज ही होने वाला है।
वो हमारी आदत ये पड़ी हुई कि कैपिटल गेन टैक्स के नाम से हमें बहुत डर लगता है। हमारी आदत पड़ी एसटीटी के नाम से बड़ा डर लगता है। ये एसटीटी बढ़ाया था ना बजट के बाद में, उस दिन भूल गए। तो होना जाना कुछ नहीं है फालतू में। अगर जो लोग इस खबर के दम पर सोच रहे हैं कि बाजार खराब हो जाएगा या मंदी हो जाएगी, वो फालतू बात है, एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं। समझिए, वो एक्चुअली लोगों ने कैपिटल गेन्स और टैक्स एक साथ पढ़ लिया, उस पर चेंजेस पढ़ लिए, तो वहां से एक कोरिलेशन बन गया कि यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, बाजार के लिए नेगेटिव हो या ना हो, उसका एक डर आपको बनते हुए देखा। ठीक है, रहा सवाल बाजार का सपोर्ट जोन में आ रहा है 17,575 कल का जो लो है वो, जहां पर आप हैं ये बिल्कुल लेने की रेंज में आ रहा है। 17,500 17,600 की रेंज खरीदारी की रेंज। आज के लिए पहला खरीदारी का जोन जो है दीपो है 17,575 17,625। गॉट इट, उस रेंज में है। exactly. और दूसरा है 500-550 के आसपास, वहाँ लेना ही है, वहाँ लेना ही है, कोई चिंता न करे। कोई भी खबर सुन ले, कुछ भी कर ले, इन दो टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आए, शॉर्ट काट ही लीजिए। बैंक निफ्टी अभी तक तो 42,000 ही नहीं टूटा है, कमजोर का है। तो पहला सपोर्ट ही 42,000 के आसपास है, उसके बाद 41,800 इसके आसपास आए तो लेना है। और आपको तेजी के मार्केट में खरीदने का मौका किसी दिन किसी खराब खबर पे मिलेगा। तो ये जो शार्प फॉल आया है, शार्प फॉल कभी भी देखिए बिक्री की किसी की सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं आता, बिक्री का दबाव और उससे आए वैसा नहीं है। सेलिंग प्रेशर अचानक से जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ फ्लो की वजह से आता है। और इस खबर पे बाजार का रिएक्शन दिया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। गॉट इट, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। स्पीड से डर है ना, गिरावट से डर नहीं है। तो स्पीड से डर नहीं है। तो मेरा बहुत एक बार फिर से दोहरा दूं, पहला सपोर्ट लेवल निफ्टी का 17,575 17,625 है। एग्रेसिव ट्रेडर्स यहीं खरीद सकते हैं। जिनको आराम से खरीदना है वो 17,500 550 की रेंज में खरीदें। बैंक निफ्टी पर 42,125 42,275 होता था, लगभग आप उस रेंज में आ गए हैं। 42,125 42,200 बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो यहाँ खरीदे, नहीं तो 42,000 और 41,800 ये दो लेवल है जहाँ आपको खरीदारी करनी, कोई चिंता नहीं। ठीक है सर, चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय का एक्शन लेवल्स आपके सामने। थोड़ी देर में अनिल जी आपको डेटा भी समझा देंगे, बट कोई चिंता की बात नहीं है। अगर सपोर्ट रेंज पर आए, खरीदारी की रेंज पर आए, तो उसका फायदा जरूर उठाएं, ये आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है। आइए, हमारे सारे मेहमान भी तैयार हैं, बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब और साथ ही वागले साहब हमारे साथ शो पर इस समय जुड़ रहे हैं। थोड़ा इंडेक्स पर मुनाफा वसूली का प्रेशर चल रहा है, बट फार्मा में जबरदस्त टर्न अराउंड आया है। सारे फार्मा शेयर्स एक्शन में है। सुबह औरो फार्मा की हम बात कर ही रहे थे। लुपिन देखिए 6.5% ऊपर है, बायोकॉन 3.5% ऊपर है। डिवीज आज वापस मोमेंटम में आ रहा है। पूरा पैक ही बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है। बिल्कुल अच्छे मूव है और अच्छे मूव में हमारे एक्सपर्ट्स भी तैयार है। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। वैसे तो बिगुल की फरमाइश हिमांशु जी की तरफ से भी है जी, वागले साहब की तरफ से भी है। हिमांशु जी बताइए, आपके हिसाब से पहला बिगुल किसके लिए होना चाहिए? नहीं जी, बिना ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। मतलब आप ही के लिए इतना कॉन्फिडेंस? नहीं। अच्छा जी है। वैसे कतार में भी वागले साहब आगे हैं, धरती पर जो पैर भी वागले साहब ने काफी पहले रखा है हिमांशु जी ने। तो आइए, बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आपका सवाल थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। पहला बिगुल उसके लिए हो जो तेजी कर रहा हो और मैं तेजी नहीं कर रहा हूँ, तो अभी भी चांस है, हिमांशु जी को पूछ लीजिए। देखो, आप तेजी कर रहे हो मंदी कर रहे हो उससे हमें मतलब नहीं, हमें ये पता आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। अच्छा, चलो, thank you very much। बिल्कुल, बताइए सर। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है, लेकिन मैं आपके व्यू के अगेंस्ट थोड़ा सा हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक स्पेसिफिक हूँ मैं, मेरा निफ्टी पे कोई क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बजाज फाइनेंस पिछले 8 दिनों में 3 या 4 बार 5,900 6,000 जाके वापस आया है। अभी 5,890 के आसपास है, 6,000 क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ऑन द डाउन साइड ये 5,700 5,650 जा सकता है, तो इसको बेच के चलना है। 5,890 5,900 के करंट भाव में बेचे। 5,950 का आपका स्टॉप लॉस होगा, लगभग एक 50-60 रुपए की रिस्क होगी। ऑन द डाउन साइड 5,700 पहला टारगेट, 5,600 का दूसरा टारगेट। ओके, 5700 और 5600 के दो टारगेट्स के लिए बिकवाली करनी है बजाज फाइनेंस। ये है आपके लिए वागले साहब की राय। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास। हिटमैन हिमांशु।
बताएं हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप बिल्कुल जैसा अभी अनिल जी ने कहा, ऑलमोस्ट मेरा भी सिमिलर व्यू है कि हम सपोर्ट्स के काफी पास हैं। हो सकता है 50 60 70 पॉइंट का डिप निफ्टी में मिले, लेकिन सेक्टर रोटेशन काफी खूबसूरती से हो रहा है और फार्मा एफएमसीजी में अच्छी तेजी बनी हुई है। तो फार्मा में मुझे लगता है कि डिविस लैब में जो कंटिन्यूएशन है वो आज देखने को मिल रही है पिछले हफ्ते के ब्रेकआउट के बाद, और यहाँ पर जो तेजी है वो स्टॉक को 3350 3400 की तरफ ले जाने के लिए मुझे लगता है इशारा कर रही है। तो डिविस लैब में खरीदारी करेंगे और ये ट्रेड लेंगे ऑप्शन के जरिए। 3260 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे। 47-48 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 45 रुपए तक इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। 35 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और मुझे लगता है कि पहला टारगेट 60 रुपए का और दूसरा टारगेट 80 रुपए का डिविस लैब की 3260 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है डिविस लैब में 3350 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। आपके लिए डिवीज लैब बढ़िया वाला ब्रेकआउट इस काउंटर पर आ रहा है इस समय, और डेज हाई पर इस पर आप ट्रेड भी होते हुए देख रहे हैं। तो एक अच्छा ब्रेकआउट पिछले हफ्ते आया था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, अब वापस मोमेंटम में आ रहा है। देखते हैं डिवीज यहां से कैसी चाल दिखाएगा। एक बार लुपिन पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि जबरदस्त ब्रेकआउट आया है और अच्छी तेजी लुपिन पर भी बनी हुई है। बंसी जी, गुड आफ्टरनून सर। 700 का लेवल भी अब लुपिन आपको क्रॉस करते हुए दिख रहा है, जरा बताएं क्या करना है इसमें। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। आज एक बड़ा रिवर्सल यहाँ देखने को मिल रहा है और एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन 687 की टूटी है। तो दीपांशु, जिसके पास है बने रहे। इन स्तरों पर भी 675 678 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। 738 745 के टारगेट के लिए लुपिन एक अच्छा खरीदारी का कैंडिडेट है। और दीपांशु, कोई कतार पे नहीं है, तो मेरा और कुणाल जी का चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। बिल्कुल सर, कतार आप ही के लिए तैयार है। आइए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दिवांशु, टायर स्टॉक्स फ्लेवर के अंदर है। हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, चार्ट बहुत मजबूत है दीपांशु। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और अब ये स्टॉक 2300 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है। 2100 2100 का स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 2180 का 2180 का। इवेंचुअल टारगेट 2240 का 2240 का। खरीदारी की राय है बालकृष्ण। ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको खरीदारी की राय है। सुबह हमने देखा था टायर्स में ब्रेकआउट भी आया था। अपोलो टायर्स से मूव शुरू हुई थी, बट बाकी सारे टायर स्टॉक्स में भी आपको अच्छी मूव दिखी थी। और आज भी अगर आप देखें तो इस समय भी अगर आप देखें तो सारे टायर स्टॉक्स आपको एक्टिव दिख रहे हैं। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर मूव आ रही है। सुबह से पिडलाइट काफी एक्टिव बना हुआ है। अभी भी देखें तो 2% की मूव पिडलाइट पर है। सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार जरा पिडलाइट का भी चार्ट देखेंगे, इस पर भी एक्शन बन रहा है। दीपांशु, पिडीलाइट के अंदर मोमेंटम स्ट्रांग है। रिसेंट के हाई ब्रेक हो चुके हैं। स्टॉक जेन के हाई ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में पिडीलाइट में यहां से 150-200 रुपए का चाल देखने को मिलेगा। आज 2421 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहां से इमीडिएट ऊपर में टारगेट 2460 2500 तक के देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि 2650 से 2650 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में पिडीलाइट में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। जिन्होंने पोजिशन बनाई है होल्ड करें। कोई भी डिप आता है फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनेगा 2380 के आसपास का बनेगा और ऊपर में 2500 रुपए तक के लेवल पिडीलाइट में आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए पिडलाइट, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। देखते हैं कैसा एक्शन इस काउंटर पर आपको बनते हुए दिखेगा। BHEL ये भी काफी एक्टिव हो रहा है, इस पर भी खरीदारी है। 3% की बढ़िया मूव BHEL पर भी है। एक बार जरा BHEL के भी चार्ट चेक ले लिया जाए। कुणाल जी देखें 75 के लेवल पर वापस BHEL आज। देखिए, अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और आपको याद होगा दीपांशु, कुछ दिन पहले भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, तब स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज को बिल्कुल छुआ था और वहां से ही इसमें एक रिबाउंड आता हुआ हमें चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है जो करंट मूव है इसमें स्टॉक और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, जो कि 80 रुपए के हो सकते हैं। तो 80 रुपीज तक मुझे लगता है स्टॉक इस तेजी में जाएगा। जिनके पास पोजीशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। ओके, तो अगर आपके पास पोजीशन है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके होल्ड करिए। बट BHEL पर जबरदस्त मूव इस समय बनी हुई है। एक स्टॉक जो सुबह से कमजोर है और लगातार इसमें
थ्रू द डे बिकवाली बनी है वो है आपके लिए टाटा केमिकल्स। सुबह सुस्त शुरुआत हुई थी बट फिर थ्रू द डे हमने देखा धीरे धीरे नीचे आया और उसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं आई है। अभी भी 6% का कट आपको इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। तो क्या हुआ है टाटा केमिकल्स में? बाकी केमिकल स्टॉक्स में तो ऐसी मूव नहीं है, क्यों टाटा केमिकल्स आज इतना नीचे है? आइए एक बार जरा समझते हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए क्या हो गया यहाँ पे? दीपांशु, यहाँ पर जो कीमतें हैं सोडा ऐश की, इसमें कंपनी ने कटौती की है। भारत के लिए अभी कटौती की है करीब 3 से 4% की। और देखिए मिड मार्च से हम देख रहे हैं कि लगातार चाइना में जो सोडा ऐश की कीमतें यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल जो 3 से 4% का प्राइस कट अनाउंस किया है वो काफ़ी लंबे समय के बाद है और सिर्फ अभी तक भारत के कारोबार के लिए किया है। यानी भारत में जो है सोडा ऐश जो सप्लाई करते हैं इसमें 3 से 4% की कटौती की गई है। एक्सपोर्ट मार्केट के जो प्राइसेस है इसमें अभी तक बदलाव नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इसके लिए हो जाता है क्योंकि अगर आप सिर्फ भारत का कंट्रीब्यूशन आप देखें जहां पर ये सोडा ऐश की बिक्री करते हैं, इसका कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा में देखें तो 15 से 20% का हिस्सा है और काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर जो है प्राइस कट किए गए। लेकिन बड़ी चिंता का कारण यह है कि ऑलरेडी अगर आप देखें तो चाइना में जो है जो सप्लाई थी अब वो नॉर्मलाइज हो रही है और माना जा रहा है कि मई से इनर मंगोलिया में और भी समय से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ फर्दर सप्लाई जो है बाजार में आती हुई नजर आएगी, यानी प्राइस पर और इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबली और चाइना में खासतौर पर आप देखें तो जो सोडा ऐश की कीमतें हैं यहाँ पर फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात टाटा केमिकल्स के लिए ये भी है कि जो कोयले की कीमतें हैं जो कि इनका ऊर्जा खर्च होती है वहां पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी राहत इनको मिलती नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अभी तक कीमतों में कोई खास बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन तो ठीक ठाक ही नजर आते हैं क्योंकि FY24 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 11 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही है। लेकिन बड़ा रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करीब 6% की गिरावट आज स्टॉक में रही है। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया? क्या कीमतें एकदम से गिर गई क्या? सर काफी टाइम के बाद इन्होंने प्राइस कट किया है। वैसे चाइना में तो यहाँ से संकेत देखने को मिल ही रहे थे, हाँ। लेकिन क्योंकि अचानक से इन्होंने प्राइस कट किया 3 से 4% का तो स्टॉक में करेक्शन आ गया आज। ओके, एक तो मतलब प्राइस कट किया है, दूसरा इंटरनेशनल सप्लाई बढ़ने वाली है और तीसरा इंटरनेशनल दाम बढ़ रहा है। सर सप्लाई बढ़ेगी लेकिन समय से पहले सप्लाई बढ़ने वाली है तो सबको पता था, लेकिन अब मई में ही इनर मंगोलिया से सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। मंगोलिया में भी इनर और आउटर दोनों है? इनर मंगोलिया मतलब क्या? सर जाके देखना पड़ेगा। मुझे लगा आप पिछले हफ्ते आप वहीं जाके आए इसलिए इतना डिटेल रिसर्च दे रहे हैं। जब आप लंबी छुट्टी पे थे मुझे लगा मंगोलिया में घूम के आए तो आपको पता है इनर मंगोलिया और आउटर मंगोलिया। हमें तो खाली मंगोलिया भी ढंग से नहीं पता एग्जैक्टली किस जगह है वैसे। ओके, तो इनर मंगोलिया में अंदर वाले मंगोलिया में सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ रही है। ओके, तो सोडा ऐश के दाम घटने से अपने को क्या फायदा होगा? कुछ खास क्या सर? हमें कोई फायदा होगा क्या? रॉ मटेरियल ना, बस इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट तो कुछ खाने पीने की चीज तो है नहीं कि डायरेक्टली बेनिफिट हो। तो चलिए ये है आपके लिए जी। 2 और कंपनीज भी हैं जिनको इसका इम्पैक्ट होना है, DCW और GHCL दोनों बनाती है, दोनों के लिए नुकसान वाली बात है। तो ये तीनों एक्चुअली हमें एक साथ देखनी चाहिए। पर आई थिंक टाटा केमिकल्स ने क्योंकि लीडरशिप इन्होंने ली है प्राइस काटने के लिए तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट भी यहीं पर आपको आते हुए दिख रहा है। करेक्ट। चार्ट चेक भी ले लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल। वागले साहब, टाटा केमिकल्स बड़ी गिरावट आ गई है। आज डे लो 926 का था, फिलहाल 932 पर है। अगले लेवल्स क्या होंगे सर इसके लिए? दीपांशु, ब्रेकडाउन तो आ चुका है लेकिन मैं यहाँ पर बेचने की भी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि 900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 920 और 900 जो शायद ब्रेक ना करे, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक होगा। बेचना भी है तो 950 के आसपास बाउंस बैक आता है तो ही बेचना है। मुझे लगता है ये 960 970 क्रॉस करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही ये 920 ब्रेक होगा 900 और 880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यह है आपके लिए टाटा केमिकल्स। आज कमजोरी इस पर बनी हुई है। स्टॉक में आपने एक्शन भी देखा और जैसे आशीष आपको बता रहे थे सोडा ऐश प्राइसेस में थोड़ी कटौती भी होती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको मूव दिख रही है, बैंक्स की हमने बात करी। बैंक निफ्टी बाय द वे थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। चुनिंदा मिड कैप बैंक्स पर रखिए नजर। कल RBL बैंक का दिन था, बड़ी मूव इस पर आपने आती हुई दिखी थी, स्टॉक में भी अच्छा ब्रेकआउट आया था। आज बंधन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक का दिन है। ये दोनों स्टॉक्स आपको एक्टिव दिख रहे हैं। RBL बैंक कल की तेजी के बाद आज कंसोलिडेट कर रहा है। बंधन बैंक सुबह से आपको काफी एक्टिव दिख रहा है। एक बार पहले हिमांशु जी से बंधन बैंक पर पूछा जाए। हिमांशु जी देखें सर चार्ट और अगले लेवल्स क्या हैं इसके लिए बताएं। मुझे लगता है काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी के बाद आज की जो रैली आई है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक यहाँ पर स्टॉक को लेके आने में कामयाब रही।
218 220 हमने पहले भी मेंशन किया था कि कोई भी रिकवरी आएगी तो इस लेवल के आसपास यहाँ पर एक सप्लाई और रेजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। अब क्योंकि वो लेवल टेस्ट हो चुका है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा साइडवेज टर्न होने की पॉसिबिलिटी है, जहां पर 205 207 स्टॉक के लिए शायद लोअर एंड पर एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और 218 222 का जो जोन है वो सप्लाई की तरह निकल कर आ सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ इस लेवल पर कोई फ्रेश ट्रेड स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि देखने को मिल सकता है। और दीप, हमने सुबह टाटा केमिकल पे बिकवाली की कॉल दी थी तो उसमें पहला टारगेट था वो सुबह अचीव हो चुका है और एक बिगुल की गुजारिश भी है। हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। स्टॉक्स पे ही फोकस है और अमूमन हम ये स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते क्योंकि इतना ज्यादा लिक्विड नहीं है, लेकिन आज इसका जो चार्ट फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं ये अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक एक बड़े लंबे समय की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है सिंजीन, जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में से डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। हमने देखा कि इस सेक्टर के स्टॉक्स ने बड़े प्राइस करेक्शन दिखाए, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक एक साइडवेज टाइम करेक्शन के बाद अब एक नेक्स्ट अप मूव के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि सिंजीन में एक अच्छे मूव की शुरुआत हो सकती है और पहला टारगेट 650 रुपए तक का, जो कि आने वाले 1 से 2 दिनों में स्टॉक को 650 तक ले जा सकता है, उसकी काफी हद तक पॉसिबिलिटीज है। डेरिवेटिव्स में 620 630 की स्ट्राइक्स की कॉल्स में ऑलरेडी अनवाइंडिंग देखने को मिल चुकी है और चार्ट फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट की तैयारी है। तो करंट लेवल्स पर सिंजीन में खरीदारी करेंगे। स्पॉट लेवल 619 के आसपास के हैं, 617 619 इस जोन में खरीदारी करें। 612 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 638 रुपए का, दूसरा टारगेट 650 रुपए का। तो ये है आपके लिए सिंजीन, एक और फार्मा स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है। फार्मा ही है जहां पर मूव बनी हुई है, थोड़ा टायर्ड स्टॉक्स भी एक्शन दिखा रहे हैं। आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स का डे भी है और यहाँ पर मूव आ रही है। इस बीच बाय द वे बैंक निफ्टी अच्छा रिकवर दे हो रहा है। पिछले से लगभग 100 पॉइंट रिकवर होकर अब हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। बढ़िया रिकवरी आती दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए हम कह रहे थे कि शो की शुरुआत में ज़्यादा दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आपको बड़ा दिक्कत आए। बिल्कुल। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 532 रुपए 532 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर सेलिंग प्रेशर है। कल भी ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा था, आज भी स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और कल का लो स्टॉक ने ब्रेक किया है। एचडीएफसी लाइफ के अंदर यहां से गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से नीचे में 10 से 20 रुपए का फॉल ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी लाइफ में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 541 रुपए का है, 541 के स्टॉप लॉस से एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 521 रुपए का। 521 रुपए का लेवल निकलने के बाद 515 रुपए तक का मूव एचडीएफसी लाइफ में इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। 541 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 521 और 515 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ जहां पर आपको बिकवाली की राय आ रही है। सुमित जी एक एक करके बिकवाली की शेयर्स चुनते रहते हैं और अभी उन्होंने एचडीएफसी लाइफ चुना है। देखते हैं स्टॉक में आपको कैसी मूव आती हुई दिखेगी। वीकनेस आ रही है आईटी शेयरों में बहुत बड़े आती हुई दिख रही है। देखो परसिस्टेंट, कोफोर्ज बहुत जोरदार एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आइए एक्शन में आ सकता है एक और स्टॉक जिस पर जरा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है। पर्नाड रिकॉर्ड, ये एक अंतर्राष्ट्रीय लिकर कंपनी है जो हिंदुस्तान में लिस्टेड नहीं, इसलिए आप लोग शायद नाम कम जानते होंगे, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में लिकर बनाने का काम करती है। बिल्कुल। इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है दिल्ली के लिए। जाहिर सी बात है पूरे सेक्टर पर असर पड़ेगा इसका और थोड़ा बहुत मैकडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी। आइए पूरी डिटेल्स लिया जाए, जरा जान लें। एक बार हमारे साथ है इस वक्त नुपुर, सारी डिटेल्स लेकर। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, पर्नाड रिकॉर्ड का नाम शायद ना पता हो, लेकिन उसके ब्रांड्स के नाम तो हमें पता ही है। हाँ, मुझे नहीं पता। पता है? हाँ, कौन सा? शिवास विस्की। ओके। ये जेमसन आती है, एब्सोल्यूट वोडका में काफी। ओके। बीफीटर जिन आती है, उनके वेल नोन ब्रांड्स हैं।
मतलब जो लोग सेवन करते हैं मतलब products, उन्हें मालूम होगा। इनमें से बहुत सारे के नाम अगर मैंने नहीं सुने हो तब भी क्या इन्हें वेल नोन माना जाएगा? जो उनकी ऑडियंस है उनमें वेल नोन है। ओके तो वैसे चलिए हम आप दोनों की बात मान लेते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल सर, इन ब्रांड्स की जो लाइसेंस रिन्यू होना था सेल्स बिक्री को लेके, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो जो कंपनी वहाँ पे काफ़ी सारे कंसर्न्स निकल के आए। उन्होंने कहा कि कंपनी की जो कीमतें, उन्होंने गलत जानकारी दी थी जिसके चलते ये लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो खबरें आ रही है उसमें ये भी है कि ज़्यादा कंपनी का कहना है कि उनके ब्रांड्स नहीं बिक रहे थे पिछले कुछ महीनों में, जिसके चलते उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी। और खबरें उस पर ये निकल के आ रही है कि ब्रांड्स रिटेलर्स को कहा जा रहा था कि आप ये हमारे ब्रांड्स ज़्यादा रखें ताकि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा दे सके, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने जो बिक्री का रिन्यू करने का जो लाइसेंस था उसे खारिज कर दिया है। अब इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट यूएसएल यूनाइटेड ब्रूअरीज पे पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा कॉम्पिटिटर है ये इस कंपनी के लिए। रैडिको खेतान पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन एक बड़े प्लेयर के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होता है। अगर मार्केट की बात करें तो परनॉर्ड रिकॉर्ड का इंडिया में मार्केट शेयर, पूरे इंडिया में मार्केट शेयर देखेंगे तो 17 से 18% के आसपास आपको दिखेगा। और दिल्ली का मार्केट हालांकि इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर यहाँ से बाहर होता है तो सबकी नज़रें अब दूसरे की मार्केट्स पर है, क्योंकि IMFL में परनॉर्ड रिकॉर्ड का कम से कम करीबन 31% का मार्केट शेयर है। अगर दूसरे स्टेट्स में ऐसा कुछ 31% का मार्केट शेयर है, अगर दूसरे स्टेट्स में ऐसा कुछ होता है तो यूएसएल के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ये हो सकता है। लेकिन क्या दूसरे स्टेट्स में होने की संभावना कितनी है? क्योंकि ये शुरुआत हुई, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि दूसरी जगह भी होगा या अलग अलग देखना जरूरी है? क्योंकि सर इसके अलावा एक और केस चल रहा है परनॉर्ड रिकॉर्ड पे टैक्स डिमांड को लेकर, करीबन 2050 करोड़ का है। तो काफी सारे कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं, तो हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अगर दूसरे स्टेट्स में होता है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स काफी बड़े हैं और बड़ा मार्केट शेयर है, तो अगर वहां से लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो यूएसएल के लिए बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल, तो यूएसएल के लिए बड़ा फायदा हो सकता है, किसी एक कॉम्पिटिटर का नुकसान दूसरे का बड़ा फायदा होने की संभावना। तो इसलिए ये है वो स्टॉक जिस पर नजर रखनी है। बंसल जी से एक बार जरा राय दी जाए चार्ट्स पर भी। बंसल जी, चार्ट्स सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स देखकर राय दीजिएगा। अनिल जी, चार्ट से पहले मेरा छोटा सा ऑब्जेक्शन है नूपुर से के कमेंट पर। अनिल जी, दीपांशु अभी नाम ले रहे थे ब्रांड्स के, कह रहे थे कि विस्की, अनिल जी ऐसे डिमोशन मत कीजिए। आप एक चीज सोचे, कोई सीनियर प्रोफेसर होता है उसे जूनियर प्रोफेसर बनाते तो कितना बुरा लगता है। स्कॉच को दीपांशु विस्की बोल रहे हैं अनिल जी, बहुत नाइंसाफी है। अच्छा, मतलब दोनों, मतलब स्कॉच बड़ा भाई है, छोटी बहन से आप पूछिए। अच्छा, मैं तो गलती कर चुका हूँ, बंसल जी बताइए। अच्छा भाई, उन्होंने गलती मान ली है। अच्छा, बाय द वे वैसे हमारी वेल्थ क्रिएशन पिक भी थी, लेकिन मैंने इतनी डिटेल रिसर्च नहीं की। जी बताएं बंसल जी। अच्छा, मतलब आगे से आप उसको जो उचित सम्मान दिया जाए, जी ऐसा बंसल जी। जी बंसल जी, एक्सेप्टेड। जी सर, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। देखिए अनिल जी, मेरा ये मानना है कि चाहे आप प्रोडक्ट का सेवन करते हो ना करते हो, अनिल जी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। बराबर है। और यहाँ पर आप नंबर 1 बिजनेस चैनल पे बैठे हैं, तो नॉलेज तो होना जरूरी है अनिल जी, मस्ट। यस। और चार्ट्स की बात करें तो अनिल जी, चार्ट्स पर एक अच्छा बेस बना हुआ है 758 के अराउंड। शॉर्ट टर्म की बात करें तो, और टेक्निकली एक रैली यहाँ बन सकती है, और पुल बैक मोड के अंदर स्टॉक है। 755 एक अच्छा बेस है, 795 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर 795 के लेवल्स टूटते हैं तो 822 तक स्टॉक जा सकता है। तो अनिल जी, ट्रेडिंग के नजरिए से बात हुई, निवेश के नजरिए से देखें तो लगता नहीं है कि स्टॉक 725 730 के लेवल्स तोड़ेगा। तो किसी भी कोई बड़ी करेक्शन आती है, स्टॉक 750 के राउंड मिलता है, तो वो अच्छे स्तर है। 2 से 3 साल का नजरिया बना के यहाँ पर निवेश की राय है। सिप के थ्रू मैकडॉनल्ड्स के अंदर निवेश भी किया जा सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। पॉजिटिव व्यू बन रहा है इसके लिए। आइए पहले स्ट्रैटेजी के लिए, आइए पहले लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी, उसके बाद सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डाउ फ्यूचर्स ने एक्चुअली थोड़ा मोमेंटम पकड़ा है सर। नैस्डैक फ्यूचर्स भी दोनों 50-50 पॉइंट ऊपर है। परसेंटेज वाइज ऑफ कोर्स थोड़ा नैस्डैक फ्यूचर्स आपको ज़्यादा आगे लगेगा। यूरोप के बाजार में भी अच्छी खरीदारी है, 1/4% ऊपर है। एशिया भी ठीक ठाक था, थोड़ा मिला जुला था, बट ज़्यादातर पॉजिटिव एक्शन ही था।
रुपया भी थोड़ा डेज लो से रिकवर हो गया है। बैंक निफ्टी भी बात करते करते वहां पे पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। तो संकेत तो ठीक ही है सर मार्केट्स की तरफ से, बताएं क्या करना है इस समय? क्या करना है? स्टेबल दिख रहा है बाजार इस समय, उतना वो नहीं है। तेजी अब मौका आ गया, वो अपने समय आ गया। व्यू तेजी है, सही लेवल तो पे थी। आता है तेजी। 17,575 17,625 परफेक्ट लेवल है निफ्टी में फर्स्ट एंट्री का। और निफ्टी से ज्यादा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में। दो चीज बताता हूँ, पहले डेटा बता देता हूँ दीप। 17,600 ये मजबूत सपोर्ट है, 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में। 17,700 अच्छी खासी रुकावट की जगह। आज बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बने हैं, पहली बार डेटा ऐसा बना है जहां पर ऊपर के लेवल पर कहीं आपको रुकावट वाला मामला दिख रहा है, वो है 17,700। 17,700 के पुट पर 95 लाख शेयर हैं, कॉल्स में करीबन 1 करोड़ 60 लाख शेयर, और दोनों जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,700 पर। आप उसके नीचे ट्रेड करें तो सबसे पहली जरूरत निफ्टी के लिए जो है वो ये है कि रिलायंस की जिस तरह की कमजोरी है 1.5% की, उसको देखते हुए निफ्टी को 17,700 के ऊपर निकलकर टिकना बेहद जरूरी है, और वो भी 3 बजे के पहले। तो 3 बजे के पहले यहाँ से 550 पॉइंट की जगह और आपको कम से कम मूव चाहिए। 17,700 725 ऊपर की रुकावट की जगह जो लोग अटके हुए हैं डे ट्रेडर्स, वो 17,700 725 के आसपास आने पर प्रॉफिट एक बार बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा बने हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर आज क्लोज होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अनलेस कि डाउ फ्यूचर्स 150-200 हो जाए और बैंक निफ्टी 42,500 पार कर दे और वही खींच ले निफ्टी को, तब तो अलग बात है। बाकी निफ्टी में एक्स बैंक निफ्टी ताकत नहीं है, जो कुछ थोड़ी है ताकत वो फार्मा से है। सो इसलिए निफ्टी की अपसाइड लिमिट दिखती है 17,700 725। डाउन साइड भी कोई खास नहीं है, 575 625 नीचे सपोर्ट है, ऊपर 700 725 रुकावट। तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो चलो वहां चलते जहाँ बहुत कुछ होने वाला है, और वो है बैंक निफ्टी। आ जाइए उधर। बिल्कुल, बैंक निफ्टी 42,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 42,500 पर हल्की फुल्की रुकावट। जो पोजीशन बनी है दीप वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 42,200 से 42,400 की रेंज में अच्छी पुट राइटिंग होकर रखी है, और इस रेंज में आते ही बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी आती दिखेगी। तो डेटा क्या कह रहे हैं, जितना 42,200 के नजदीक आप खरीद पाते हैं उतना अच्छा है। और ऊपर में 42,400 42,500 पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो 42,400 500 की रेंज में बेचना है, 42,000 42,200 की रेंज में खरीदना है। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में डेटा अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप 42,500 पार कर लें 3 बजे के पहले, तब तो बैंक निफ्टी में भी तेजी नहीं होगी, आग लगेगी, इतनी बढ़िया बना सकता है। अब आपको डाउ फ्यूचर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे आप अमेरिका की सुबह हुई है, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, डाउ फ्यूचर धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो गया। 2 बजे से मूवमेंट आना शुरू हो गया, यानी कि अमेरिका में आप अच्छा सेशन उम्मीद करके चल सकते हैं। सो आई थिंक बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, और निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी को आपको लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैंक निफ्टी वही लीडरशिप तो यहीं से आनी है। 42,200 के आसपास पहले, फिर 42,000 के आसपास एंट्री पॉइंट है, 42,400 500 की रेंज में। थैंक यू। ठीक है सर, गॉट इट। आइए सिटी साहब से भी करें बात, करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सिटी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सिटी साहब स्वागत है, बताएं सर खरीदारी की राय क्या करेंगे आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। पहला बताएं सर। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है एक सीमेंट स्टॉक है, छोटी साइज की कंपनी है। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट, और अभी भाव चल रहा है 68 रुपए का। पहले टारगेट देता हूँ, 75 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 63 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ये एक छोटी साइज की सीमेंट कंपनी है जिसकी गुजरात में जामनगर में प्लांट है इनका। कमल ब्रांड है सीमेंट का, और 1.2 मिलियन टन की कैपेसिटी है, और 1000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स के थ्रू इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ये कंपनी आजकल ट्रू नॉर्थ फंड करके एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, उसके द्वारा प्रोमोटेड है। 2019 में उन्होंने एक फॉरेन प्रोमोटर से हिस्सेदारी खरीदी, और उसके अलावा अनिल सिंघवी, जो आपके नाम वाले अनिल सिंघवी जी है, जिनका सीमेंट सेक्टर में एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है, पहले अंबुजा सीमेंट वगैरह के साथ काम किया हुआ है, उनका वो इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और उनकी जो एक फर्म है आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वो भी इसमें 2.22% स्टेक ओन करती है। बाकी इस कंपनी के पास एक अपना सी पोर्ट भी है, फिर इन्होंने हाल ही में एक नए लाइमस्टोन डिपॉजिट माइंस भी ऐड करे हैं, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 5%, फिर वैल्यूएशन के लिहाज से पीएस से सस्ता है, और रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 28-29%। मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, और विद इन द सेक्टर
एक अच्छे वैल्यूएशन पे सस्ते लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट 75, स्टॉप लॉस 63। 66 के स्टॉप लॉस से खरीदने 75 के टारगेट के लिए। परफेक्ट। सेठी साहब दूसरा शेयर भी बताइए। दूसरा स्टॉक एक टेक्सटाइल स्टॉक है अनिल जी। स्टॉक का नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, GOKEX नाम से ये ट्रेड होता है। अभी 362 के लेवल्स पे है, 385 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 355 का स्टॉप लॉस। ये भारत की एक लीडिंग अपैरल एक्सपोर्टर है, जो कि 80% रेवेन्यूज इनके एक्सपोर्ट से आते हैं। बहुत ही इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है, जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक गैप है, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर, बनाना रिपब्लिक, वॉलमार्ट, इन सबको कैटर करती है। और हाल ही में इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, एक नई यूनिट इनकी MP में स्टार्ट होने जा रही है, फिर बांग्लादेश में भी कुछ एक्सपेंशन का इनका प्रोग्राम है। तो इन सब का फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। फिर हम देख भी रहे हैं कि दुनिया भर में जो चाइना +1 की जो स्ट्रेटजी है, उसके अंतर्गत भारत की टेक्सटाइल कंपनीज को उसका फायदा हो रहा है। बाकी अच्छे फंडामेंटल्स है। दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, 40 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 30 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 17%। डेट भी इन्होंने काफी कम किया है, जो डेट इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर होता था वो अब घट के 0.09 हो गया। वैल्यूएशन के लिहाज से भी विद इन द सेक्टर सस्ते वैल्यूएशन पे है, सिर्फ 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इस तरह की कंपनियां 25-30 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। FIs का भी अच्छा खासा भरोसा है। कई प्रोमिनेंट FIs इसमें निवेशित है, जैसे SBI है, निपॉन है, फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स। मुझे लगता है ये स्टॉक अब वापस चलने को तैयार है, हाइट से करेक्ट होया हुआ अच्छा खासा। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है विद अ टारगेट ऑफ 385 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 355। तो ये है आपके लिए 2 कॉल सेठी साहब की तरफ से। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर खरीदारी करें, 385 का टारगेट, और साथ ही खरीदारी करनी है आपको श्री दिग्विजय में, यहाँ पर आपके लिए 75 का टारगेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये दोनों कॉल्स पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स हैं जहां पर मूव आपको आती हुई दिख रही है। आज सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स पर आपको बढ़िया मूव बना हुआ है। इरकॉन देख लीजिए 6% ऊपर है। IRCTC सुबह बजिंग था, अब थोड़ा कमजोर हो गया है। IRFC में आपको एक्शन दिखा था, ये स्टॉक भी काफ़ी एक्टिव हो रहा था। RVNL राइट्स, टीटागढ़, ये सारे काउंटर्स तो काफ़ी समय से एक्टिव हैं ही। BML पर भी हम सुबह फोकस कर रहे थे और खबर भी आई थी कि पिछले साल के मुकाबले रेलवेज में 25% की आपने बढ़ोतरी देखी है, जो उनका टोटल टर्नओवर रहा है, स्पेशली जो पैसेंजर टर्नओवर रहा है वहां पे बढ़िया एक्शन दिखा है। एक बार इस पर चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए, जो हमारे साथ शो में इस समय जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून सर। जरा एक बार राय दें, ये सारे रेलवे पैक पर मूव आ रहे हैं। ऑलरेडी ऑर्डर विन के हिसाब से तो हम देख रहे हैं काफ़ी ट्रैक्शन है, बट जो अपडेट भी आई कि पिछले साल पैसेंजर मूवमेंट काफ़ी बड़ा रहा और ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग दिखी थी। दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, रेलवेज में जो इन्वेस्टमेंट का बजट था वो 2 लाख करोड़ का था और जाहिर बात है जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें यातायात के साधन चाहिए। अगर आप बड़े स्टेशंस पे देखें, सारे मेट्रोज़ को देखें तो जनरली ट्रेन्स भरी हुई रहती हैं, एक महीने पहले बुकिंग्स हो जाती हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कई जगहों पर जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ाने के लिए मुझे लगता है रेलवे से अच्छा कोई साधन नहीं है और सस्ता साधन नहीं है, क्योंकि अगर आप रेलवे की ओवरऑल रीच देखें तो वो सस्ते भाड़े में, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो सामान हो, वो पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो रेलवे कंपनीज हैं, चाहे वो इरकॉन इंटरनेशनल हो या IRFC हो या जो भी रेल रिलेटेड कंपनीज हैं, यहाँ पे पूरा री-रेटिंग हो चुका है और आने वाले 3 से 4 सालों में इनमें से मल्टी बैगर्स निकलेंगे। और अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछें तो IRFC मुझे बहुत अच्छा लगता है, RVNL मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इन कंपनीज में इवन IRCTC इन भाव पर बहुत अच्छा है। मुझे याद है अच्छे से, आई थिंक आप ही के चैनल पे जब IRCTC ने टॉप लगाया था तभी मैंने उसको सेल रेटिंग दिया था, मगर अब मुझे लगता है IRCTC बहुत ही अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है और मोनोपोली प्ले है कहीं ना कहीं। तो IRCTC भी बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लंबी अवधि के लिए लेना चाहता है इन वैल्यूएशंस पे, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे। तो पूरे के पूरे रेलवे स्टॉक्स री-रेट होंगे और आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है रेलवेज में काम भी बहुत होगा। हमने देखा कितनी सारी वंदे भारत ट्रेन्स को लॉन्च किया गया हाल फिलहाल में, और बहुत सारी जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प भी किया जा रहा है। बहुत सारे वैगन्स पुराने हो चुके हैं,
अगर आप इवन मुंबई मेट्रो को मुंबई देखें तो मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स हैं वो काफ़ी रिवैम्प हो चुकी हैं अगर आप 5 साल पहले से कंपेयर करें। इवन जैसे अभी आपने BEML की बात करी, BEML जो है वो मेट्रो के की बोगीज बनाता है, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो लोकल कनेक्टिविटी हो, रीजनल कनेक्टिविटी हो, रेलवेज का काम बढ़ता रहेगा और ट्रैफिक भी बढ़ता रहेगा, रेवेन्यूज भी बढ़ते रहेंगे। और जाहिर सी बात है जिस तरीके की पॉपुलेशन भारत में है, यातायात के साधन बढ़ाने ही होंगे अगर विस्तार होना है बिजनेस का और अर्थव्यवस्था का। तो मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक्स विद 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छे हैं। सो रेलवे स्टॉक्स अच्छे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए, 3 से 5 साल का पर्सपेक्टिव, और यहाँ पर आपको मूव भी आती हुई दिखेगी। BEML तो ऑफकोर्स आज सुबह हम इसका बारे में बात भी कर रहे थे, और BEML लैंड एसेट्स, इसकी कल होने वाली है लिस्टिंग, तो इस पर भी रखिएगा नज़र। वैल्यू करीब 270 से 300 रुपये प्रति शेयर की निकल कर आती है, ये काउंटर भी रेडार पर रहेगा। कुछ और इंटरेस्टिंग खबर भी हमारे पास तैयार है। अभी हम लिकर स्टॉक्स की बात कर रहे थे। अंडों और चिकन की अब कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है इसकी वजह, ये बताने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ आशीष ही तैयार है। हर बार आप ही यहाँ पर स्टोरीज लेकर आते हैं जब भी कोई प्राइस मूवमेंट होता है, फिशरीज वाले स्टॉक्स हो या फिर अंडे और चिकन के स्टॉक्स हो। इस बार क्या हुआ है बताइए। दीपांशु, देखिए कीमतें काफ़ी ज़्यादा घट रही हैं, इनफैक्ट बहुत बड़ी गिरावट है। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया था जब मालूम पड़ा कि पिछले एक हफ्ते के मुकाबले अगर आप देखें तो जो चिकन की कीमतें हैं इसमें 50% की गिरावट आपको देखने को मिली। मैंने पोल्ट्री एसोसिएशन से खुद बात की और उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। अब दरअसल इस गिरावट का कारण सबसे पहले अगर आपको बता दें तो कि जो भीषण गर्मी जो भारतवर्ष में आपको देखने को मिल रही है, इसके चलते अगर आप देखें तो जो पोल्ट्री वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुर्गियां अपने आप गर्मी से मर जा रही हैं तो वो ओवर सप्लाई कर दे रहे हैं बाजारों में, और कुछ डिसीजेज भी इस दौरान। गर्मी लगती है इतनी? हाँ सर, वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ मर रही हैं। ओह। तो सोचते कि इससे पहले मार्केट में ऑफलोड कर दो, तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक ओवर सप्लाई की जो चिंता है वो बाजार में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी का कारण ये कि पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो जो चिकन की कीमतें यहाँ पर 50% तक की गिरावट है। कुछ और भी मैंने बात कही पोल्ट्री एसोसिएशन से, तो वो बता रहे थे कि गर्मियों के मौसम में अगर आप देखें तो वैसे भी ये इन चीज़ों का जो सेवन है काफ़ी गिर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो चिकन है या अंडे हैं, लोग कम खाना शुरू कर देते हैं, और पिछले 2 महीने में जो त्यौहार आए हैं इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। तो ना कि सिर्फ चिकन जहाँ पर 50% कीमतें आपके पास घटी हुई मिली है, अंडे की कीमतें भी अगर आप देखें तो वो 5 से 7% की गिरावट आपको अक्रॉस इंडिया दिखा रही है। नमक्कल में भी जो कीमतें हैं पिछले एक हफ्ते के मुकाबले, जो कि भारत का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 से 7% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और प्रोडक्शन क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, इनफैक्ट 2022 में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 7% की बढ़त यहाँ पर आपको मीट प्रोडक्शन में भारत में देखने को मिली है। तो ओवर सप्लाई है, मांग घट रही है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि गिरावट यहाँ पर है। तो वेंकीज ये स्टॉक के ऊपर आपको रखनी है खास नजर, क्योंकि पोल्ट्री से मेजॉरिटी आय इनकी तरफ से आती है। लेकिन एसकेएम एग्स इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से देखना होगा सर, क्योंकि सीधे तौर पर अंडे नहीं बेचते। एसकेएम एग्स के नाम में एसकेएम एग्स जरूर है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसे सोर्स करके प्रोसेस करके फिर पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि जो कीमतें घटी हैं इसका फायदा आपको एसकेएम एग्स में देखने को मिले, लेकिन वेंकीज के लिए तो ये नेगेटिव है। वेंकीज के लिए नेगेटिव है, ये क्लियर आपको कर रहा है। चलिए, तो ये आपके लिए इस समय खबर आई है। हालांकि एसकेएम एग्स इस समय थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करते हुए दिख रहा है, बट पोल्ट्री के दामों में आप तेज़ गिरावट आते हुए देख सकते हैं आने वाले समय में। ये खबर हमारे लिए आशीष लेकर आ रहे हैं। शुक्रिया आशीष, ये डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में इनफैक्ट अभी अभी एक स्पाइक आया डेज हाई पर, पिछले 10 मिनट में हमने मूव आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर आती हुई देखी थी। हिमांशु जी जरा देखेंगे सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट। बिल्कुल दीप, स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट के आसपास एक पोटेंशियल डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आया है। 1075 1080 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया, और आज मुझे लगता है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन स्टॉक ने अभी भी पार किया है। तो मेरा मानना है कि 1110 1115 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज रहता है या टिकता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और अपसाइड में 1155 1160 रुपए तक का मूव इमीडिएट शॉर्ट टर्म में स्टॉक दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रहती है। नतीजों की बात निकली तो एक बार जरा
चोपड़ा साहब से आईटी की भी बात कर ली जाए। चोपड़ा साहब, कल तो ऑफकोर्स हमने देखा था बड़ी बड़ी गिरावट आई थी इन्फोसिस में इन पर्टिकुलर, बट पूरे आईटी में ही वीकनेस थी। 2 नंबर्स आ गए हैं, टीसीएस और इन्फोसिस। फिलहाल क्या अर्ली संकेत समझने चाहिए इन आईटी नंबर से, और क्या आगे और डाउनग्रेड्स या कमजोरी का डर है, या फिर इन लेवल्स पर प्राइस इन कर रहा है बाजार? पिछले हफ्ते भी यही सवाल आपने पूछा था, तब रिजल्ट्स नहीं आए थे। तो मेरा व्यू जो पिछले हफ्ते था वो कुछ हद तक सही भी हुआ। वो ये था कि जो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनका मेजर रेवेन्यू 50% से ज़्यादा आता है बीएफएसआई से, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बीएफएसआई का जो हाल है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो यूएस हो, हम सबको पता है कि जो बैंकों का और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज का हाल है, वो जैसे तैसे अपने आप को दे आर ट्राइंग टू डक, बचा रहे हैं अपने आप को। और ये हमें नहीं पता कि और कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं और कितने बैंक्स बेल आउट होंगे या कितने और डिलिंक्वेंट होंगे, ये हमें नहीं पता। तो मुझे लगता है आईटी थोड़ा साइडवेज रहेगा। ये एक्यूमुलेशन का टाइम है आईटी में निश्चित रूप से। अगर आपको इन्फोसिस जैसे कल लगभग 10% नीचे दिख रहा था, टीसीएस भी किसी दिन बड़ी गिरावट में, तो मुझे लगता है कि यदि आपको आईटी सेक्टर, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनको बेलवेदर स्टॉक्स कहा जाता है। बेलवेदर का मतलब सारे मौसमों को जो झेल जाए। तो ये कंपनियां बहुत ज़माने से ऐसे प्रेशर्स झेलते आई हैं और आगे भी झेलती रहेंगी और उसमें से निकलेंगी भी। तो मुझे लगता है कोई ये आने वाले जो 6 महीने हैं, 2 तिमाही हैं, वो आईटी में एक्यूमुलेशन का अच्छा टाइम है। और धीरे धीरे करके, मैं दोबारा बोलता हूँ, धीरे धीरे करके स्टैगर्ड बाइंग करें। यदि आपको 100 रुपये लगाने हैं तो मे बी 10 रुपये या 15 रुपये अभी आप खरीदना शुरू कर सकते हैं गिरावट में। और अगर आपको और गिरावट मिलती है और ऐड करिए, क्योंकि ये जो जितने भी टॉप 4-5 कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, सारी बेहतरीन कंपनीज हैं। और इवन मिड कैप स्पेस में अगर हम बात करें, पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे हमने देखा उसमें एक गिरावट देखी, तो इस तरीके की कंपनीज को भी आप बाय कर सकते हैं, मगर धीरे धीरे करिए क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि किस तरीके की समस्याएं कंपनियों को आएंगी वेस्टर्न कंट्रीज में, जो मेजर मार्केट्स हैं। तो आईटी ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी लॉन्गर टर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर फिलहाल हो सकता है कि हेडविंड्स हों और थोड़ा धीमापन रहे, साइडवेज रहे ये सेक्टर। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी शेयर पर आए। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, जरा इस पर गौर फरमाएं। और खबर ये है कि वित्त मंत्रालय के सूत्रों से ये खबर आ रही है कि कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव की कोई योजना नहीं है। उनकी तरफ से सोर्स बेस्ड ये खबर है और हमारे वित्त मंत्रालय के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इस तरह के टैक्स के नियमों के बदलाव की जो खबरें हैं वो गलत है। इस तरह का कोई विचार नहीं है कि वित्त मंत्रालय टैक्स के नियम में बदलाव करे। और खबर ये भी आ रही कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की जो खबरें आ रही कि शायद टैक्स रिफॉर्म्स में ट्वीट करने के लिए वित्त मंत्रालय इस पर विचार करे, एक पैनल बनाए, कमेटी बनाए और शायद इनमें कम करे। लेकिन समझाया जा रहा है दीप की दुनिया भर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है और दुनिया भर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर जो भी टैक्सेशन है वो सामान्य टैक्सेशन की जो दरें हैं उससे कम है और इसलिए उन्हें कम रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क होते। तो उस एसेट क्लास के साथ टैक्स के नियमों में बदलाव की कोई योजना नहीं है। तो जो आप 1:30 बजे बात कर रहे थे ना, मार्केट में जो गिरावट की वजह थी वो गिरावट की वजह इसलिए आ रही थी कि ब्लूमबर्ग की तरफ से ये खबर आई थी। हालांकि उनका ये कहना था कि इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेने जा रहा है और स्पेशली इस बात में इसलिए भी दम होता है दीप के अभी उन्होंने एसटीटी ऑलरेडी बढ़ाया है। सो मतलब मार्केट बंद थोड़ी करना है। हम यही बात कर रहे थे कि ये लॉजिकल है। ओपनिंग कमेंट्री में ये हाईलाइट किया था कि ये लॉजिकली आप देखिए ये लॉजिकल है, बात है। सो इसलिए क्लियर कट है कि किसी तरह का कोई बदलाव हो नहीं रहा। बिल्कुल भी चिंता न करें। होना होगा तो कब कमेटी बनेगी, कब कमेटी की सिफारिश आएगी, कब उन्हें माना जाएगा। मतलब अभी से मतलब 70 साल 80 साल की उम्र में मरना है, उसके चक्कर में 40 साल में जीना बंद कर दें। तो इसलिए वित्त मंत्रालय के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि टैक्स नियमों में बदलाव की जो खबरें आती है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि टैक्स नेट को बड़ा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये आप सोचें कि कैपिटल गेन टैक्स के और स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है तो ऐसा होना नहीं है, ये आप मानकर चले। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आती दिख रही है वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से। तो बिल्कुल जिन लोगों का डर था उनका डर अब दूर होता दिख रहा है
हालांकि ये सूत्रों के हिसाब से ये खबर है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जरा इसी पर एक बार चोपड़ा साहब से राय भी ली जाए। चोपड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में कहीं कोई वाकई में टैक्स के नियमों में बदलाव की जरूरत है और कोई टैक्स बढ़ाने की जरूरत है भी क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स में किसी तरह की दरें बढ़ाई जाए? अनिल जी, अभी हाल फिलहाल में मुझे याद है, मैं उस दिन शायद शो पे ही था जब एसटीटी में बढ़ोतरी हुई थी और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे और मेरा उस समय भी एक बात मैंने ये बात बोली थी कि बहुत ज़्यादा छेड़खानी हो रही है हमारे कैपिटल मार्केट्स के टैक्सेशन के साथ। जिस प्रकार से जो रिटेल पार्टिसिपेशन कोविड के बाद बढ़ा, हमने ये भी देखा कि वो घटना शुरू हो गया। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जो भारत में आते थे, टैक्स एफिशिएंट सिस्टम था यहाँ पे, उनको कुछ टैक्स में बचाव होता था, वो भी टैक्सेशन के कारण से मुझे लगता है कि काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, 2-3 साल छोड़ दीजिए, मगर पिछले 10 सालों में 6 से 7 साल नेट सेलर्स रहे हैं। तो यदि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना चाहते हैं कि वो आएँ निवेश करें, दूसरा हम ये चाहते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े। जो अगर आप वेस्टर्न मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। अभी भी भारत में 7-8 करोड़ ही खाते हैं, मगर अगर आप यूएस को देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो चाहे डायरेक्ट इक्विटी में हो। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और हम लोग हेविली टैक्स्ड हैं ऑलरेडी। हमारा जो भारतीय बाजार है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स में हम लोग हैं कैपिटल मार्केट्स में। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की छेड़छाड़ जो है वो बाजार के लिए अच्छी है। अगर सरकार ये सोचती है कि ये दुधारू पशु है, इसका दूध निकालते जाएं और किसी हद तक इससे टैक्स लेते जाएं, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और वो पूरे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। हमारे बाजार भारत सरकार को इतना टैक्स देते हैं, पहले तो जो भी ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से भी सरकार को पैसा देते हैं, इनकम टैक्स से भी पैसा देते हैं। तो जो बाजार में काम करने वाला व्यक्ति है वो ऑलरेडी बहुत बर्डनड है, उसके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो वैसे ही बहुत छोटे प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं, तो उस पर टैक्स देने के बाद उन पर बचा क्या। तो लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए बाजारों को ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा। टैक्सेशन अगर कम हो सकता है, मैं तो इस हक में हूँ, टैक्सेशन यदि कम हो सकता है तो करा जाए, मगर बढ़ाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है अनिल जी। ये जरूरी चीज मतलब, और चोपड़ा साहब की चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बड़ी अच्छी थी और आई थिंक काफी लोगों का व्यू भी ये है कि हाँ क्या थी मैं सुन नहीं पाया, क्या थी? किसने सुना? आप में से किसी ने सुना चोपड़ा साहब की वर्डिंग? दीप बता नहीं रहे, दीप ने सुनी लेकिन बता नहीं रहे। किसने सुना? जरा हमारे कहाँ है हमारे सारे एक्सपर्ट? किसी ने सुना? अच्छा, बाकी सर नहीं, कुणाल जी भी मना कर रहे हैं। ओके, बताइए दीप, क्या कहा चोपड़ा साहब? कोई दुधारू जानवर नहीं है जिससे जितना दूध चाहे उतना आप एग्जैक्टली, बहुत सही कहा कि भाई कितना दूध निकालोगे भाई, ऐसा मतलब थोड़ा लिमिट कर। तो एक्चुअली ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बिल्कुल ये सेंसिबल है। ऑलरेडी देखिए एक एसटीटी बढ़ाई चुके हैं, भले ऑप्शंस पे बढ़ाओ लेकिन बड़ा तो है ये। दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली दुनिया भर के टैक्सेशन नियमों के साथ आपको चलना पड़ेगा। करेक्ट। और दुनिया भर में इक्विटी में टैक्सेशन के नियमों में नहीं तो लोग इक्विटी जैसे फिर हर आदमी आपको पैसा एफडी में रखेगा। करेक्ट। इक्विटी में जो रिस्क कैपिटल चाहिए, जिस कैपिटल में रिस्क है डूबने की, वो कौन लगाएगा? वो कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। खाली डेट से थोड़ी काम चलता है। इक्विटी भी तो चाहिए ना। तो वो आप मिस नहीं कर सकते, इसलिए ये जरूरी है। और दीप, ये खबर एकदम बहुत सही और सही वक्त पर आई है। मेरा ये समझना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू बहुत क्लियर है कि फिलहाल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। इन नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत है। जिन लोगों को 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले इस बात को लेकर डर लग रहा था कि कैपिटल गेन टैक्स आ जाने वाला है, बढ़ जाने वाला है, आप आराम से शांति से चैन की नींद में और अननेसेसरी बिना किसी फालतू खबरों के चलते न तो आपको शॉर्ट करना है और न अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ना। आप दूसरी तरफ देखिए, डाउ फ्यूचर्स 57 पॉइंट ऊपर है, 77 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। ये खबर आपका बैंक निफ्टी अब 100 पॉइंट लगभग ऊपर हो गया है। सो आई थिंक इसीलिए मैं शो की शुरुआत में कह रहा था, आप तो बाय जोन में है। एग्जैक्टली। हाँ, और वो मौका एक्चुअली मिल गया आपको, मिलता है। 42,200 के नीचे बैंक निफ्टी मौका दे रहा था, 17,625 के आसपास निफ्टी मौका दे रहा है। तो आराम से बने रहे। बिल्कुल। तो चलिए आराम से बने रहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
और हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है, आपको क्लैरिफिकेशन भी मिल गया है कि फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ऐसा सोच विचार नहीं है। इस बीच असेलिया सॉल्यूशन, इसके भी नंबर्स आपके सामने आते दिख रहे हैं। मुनाफे में बढ़िया बढ़त देखिए, ऑलमोस्ट डबल हो गया मुनाफा, लगभग 20 करोड़ 19 करोड़ 80 लाख से मुनाफा बढ़कर आपका 36 करोड़ का आते हुए दिखाए। आय में भी अच्छी बढ़ोतरी दिखी, 93 लाख की आय बढ़कर अब आपके लिए 93 करोड़ की आय बढ़कर अब 113 करोड़ की हो गई है। स्टॉक में रिएक्शन भी है। कुणाल जी, चार्ट्स भी जरा पुल अप कर लें सर। असेलिया सॉल्यूशन 11%, ओके, आई थिंक सुमित जी जरा आप एक बार चार्ट पुल अप कर लीजिए। असेलिया सॉल्यूशन की 11% ऊपर इस समय स्टॉक दिख रहा है। मार्जिन्स भी हल्की बढ़ के रहे हैं, या आप कह सकते हैं रिलेटिवली स्टेबल रहे हैं, बट मुनाफा और आय दोनों में वाई अगर आप कंपैरिजन करें तो बढ़िया बढ़त दिखी है। दिवांशु, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। स्टॉक फरवरी के हाई के ऊपर आ चुका है और आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक के अंदर 150 रुपए का मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, 11% ऊपर है। फ्रेश बाय तो बनता नहीं है इतने बड़ा मूव आने के बाद, लेकिन जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। 1430 1440 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल है। ऊपर में यहां से 1500 का पहला टारगेट बनेगा, 1500 का लेवल टूटता है तो 1540 से 1550 तक का मूव स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 1500 के बाद 1540-50 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो 1500 और फिर उसके बाद 1540 1550 के मूव आ सकते हैं। नतीजों के बाद आपको एक शार्प रिएक्शन आते हुए दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट। फर्स्ट कट नंबर्स भी इनके आपको अच्छे ही दिख रहे हैं। थोड़ा मिड कैप आईटी में भी मूवमेंट आ रहा है। लार्ज कैप आईटी उतना मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, बट मिड कैप आईटी में एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, L&T टेक, इन सारे काउंटर्स में पिछले कुछ मिनटों में आपने खरीदारी देखी है। इन्फो एज भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है। शुरुआत में आपको बोले था मिड कैप आईटी, मिड कैप आईटी सारे आईटी एक्चुअली आपने सुबह बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, जिसके लिए मैं आपको एक अच्छे सवाल के लिए दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। थैंक यू सर। कौन सा? आपने पूछा था कि क्या आईटी पर और इम्पैक्ट आएगा उसका, तो आपने बोला स्टॉक स्पेसिफिक अब रहेगा। आईटी सेक्टर का इम्पैक्ट हो गया। अब अगर कोई स्टॉक खराब करेगा तो वही घटेगा। और अगर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ दीप, जो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मिड कैप आईटी कंपनी ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया वो बहुत ज्यादा जोर से भागेगा। ये और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अब बढ़ने में आउट परफॉर्मेंस होगी, घटने में नहीं होगी। समझ गया। क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस की वजह से धुलाई पिटाई और मारपीट, मतलब वही वाली बात है ना। मतलब बड़ा भाई के मार्क्स कमाए तो छोटे वाले बड़े बेटे कमाए, छोटे वाले बेटा के पहले तैयारी है, मेरी तो पिटाई होनी तय है। और पिताजी मान के चलते हैं ये तो और भी खराब करेगा, इसकी धुलाई कर दो। और ऐसे में अगर वो पास हो जाए उससे ज्यादा मार्क्स है, अच्छे मार्क्स के, तो सोचो तो ये होगा इन मिड कैप आईटी कंपनी के बाद। हो सकता है कोई परसिस्टेंट, कोई कोफोर्ज ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे दें या कम खराब दे दें, तो ये भाग जाएंगे। और दूसरा एक, अगर कोई HCL, कोई विप्रो अगर खराब दे भी, कोई टेक महिंद्रा खराब दे भी, तो भी अब प्राइस में आ चुके हैं। सो अब आईटी शेयरों में गिराने के लिए बहुत ही खराब रिजल्ट और बहुत खराब कमेंट्री अगर किसी की आती है, जो कि इन्फोसिस से खराब होनी चाहिए, गॉट इट, तो ही आईटी गिरेगा। नहीं तो आईटी बहुत वो अंदर आप देखिए ना, आज इनके चार्ट देखिए क्या सस्टेन बाइंग हुई है मिड कैप आईटी कंपनियों में, एकदम नीचे से लेकर ऊपर। सो आई थिंक और एक दो रिजल्ट देखने के बाद ये भी समझ में आ जाएगा कि जो आईटी के खराब नतीजे है वो इन्फोसिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, पूरी सेक्टर स्पेसिफिक है। क्योंकि इतना खराब टीसीएस ने नहीं दिखाया जितना इन्फी का था। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो स्क्रीन बता रही है आपको। 2.5% आप देखिए परसिस्टेंस, 3.5% कोफोर्ज, मजाक थोड़ी है। नहीं, इनफैक्ट अब आईटी एक्टिव हो रहा है, बैंक्स थोड़े फिर भी मुनाफा वसूली में, आईटी डिफेंसिव, ये थोड़ा रेडार पर आ रहे हैं आपके। ओके, तो यहाँ पर रखनी है नजर। मिड कैप आईटी स्पेशली काफी एक्टिव होते हुए दिख रहा है। बट बाजार में एक और नतीजे तो आना शुरू हो गए, एक और चीज आनी शुरू हो गई है, वो है आपके लिए पिछले क्वार्टर की शेयर होल्डिंग के डिस्क्लोजर्स। और कई सारी कंपनीज आपने देखा होगा, जी बिजनेस पर सबसे पहले आप वो फ्लैश आते हुए देखते हैं कि किस कंपनी में एफआईएस ने खरीदारी करी है, कम करी है, हिस्सेदारी बढ़ाई है, घटाई है पिछली तिमाही में। तो अब तक के जो अपडेट्स आए हैं वो एक बार जान लेते हैं, और क्या इससे इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आ रहा है कुछ स्टॉक्स के लिए, ये भी जानते हैं। अरमान ने रिसर्च पूरी तैयार करी। अरमान बताइए, किस स्टॉक्स में एफआईएस की नजर ज्यादा रही है पिछले क्वार्टर में?
जी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं और स्पेसिफिकली कुछ 2-3 स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं जहां पे वो लगातार जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर वो घटा रहे हैं। अब बात सबसे पहले उन स्टॉक्स की करते हैं जहां पर उन्होंने Q4 में अगर आप बात करें एफआईज ने हिस्सेदारी अच्छी खासी बढ़ाई है। सबसे पहले वी-मार्ट रिटेल, जहां पर उन्होंने 11.2% से हिस्सेदारी लगभग 14.2%, लगभग 3% के आसपास की बड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई। जेके पेपर यहां पर भी 9.4% से बढ़ाकर 11.5, वहां पर भी 2% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई। मोल्टेक पैकेजिंग की बात करें, यहां पर भी लगभग 2.4% की जो है उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओरिएंट सीमेंट यहां पर भी 1.72% के आसपास की बढ़त है और कुछ थोड़ी थोड़ी जो हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें आप रेमको सीमेंट देख लीजिए, इंजीनियर्स इंडिया देख लीजिए, गरवारे टेक्निकल फाइबर जहां पर भी अगर आप देखेंगे थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब कुछ स्पेसिफिक कंपनियां ऐसी भी हैं जहां पे वो लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जेके पेपर का। जेके पेपर की अगर आप बात करें तो यहां पर लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर आपको दिखेगा हिस्सेदारी बढ़ाते हुए जा रहे हैं और एफपीआईज जो नंबर ऑफ एफपीआईज है उनका भी क्वांटम आपको दिखेगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। 3.4% से बढ़कर आप हर बार देखें 6.1, फिर 9.4 और अब 11.5 आता हुआ दिखा है। और एफपीआईज भी हैं वो लगभग 86 जो पहले थे वो अगर आप इन 4 तिमाही को देखेंगे तो बढ़ के 144 की जो है संख्या होती हुई दिखी है। दूसरा स्टॉक की बात करें जहां पर लगातार हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, इंजीनियर्स इंडिया। यहां पर अगर आप देखेंगे हर क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। किसी भी क्वार्टर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हिस्सेदारी है वो कम होती हुई जा रही है। Q2 FY22 के जो एंड में जो हिस्सेदारी थी वो 6% की थी, वो अब जो हिस्सेदारी हो गई है लगभग 8% के आसपास की हो गई है। तीसरा स्टॉक अगर आप देखें तो वही गरवारे टेक्निकल फाइबर। यहां पर भी अगर आप देखेंगे पिछली 3 तिमाहियों से थोड़ा थोड़ा करके यहां पर भी लगातार जो है हिस्सेदारी बढ़ती हुई जा रही है। अब ऐसे स्टॉक्स जहां पर एफआईज ने हिस्सेदारी घटा रहे हैं और लगातार घटा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यहां से अगर आप देखेंगे Q2 FY22 से बात कर रहा हूं मैं, वहां से लगातार जो है एफआईज अपनी धीरे धीरे करके लगातार हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं, जो लगभग Q2 FY22 में 19.1%, 19% के आसपास थी, अब गिरकर सिर्फ 15.4, 15.3% के आसपास हो गई। और ऐसा नहीं कि किसी एक क्वार्टर में उन्होंने रोका हो, हर तिमाही में थोड़ी थोड़ी वो हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं। दूसरा स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। यहां पर अगर आप 2 क्वार्टर से देखेंगे तो 2 क्वार्टर से थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहां पर कम होती हुई जा रही है। 14.8% से गिरकर 13.2%, उसके बाद गिरकर 12.7%। और एफपीआईज की संख्या जो है वहां पर भी आपको धीरे धीरे कटौती आती जा रही है। 155, 145 और अब 135 होते हुए दिखे। और दूसरा एक स्टॉक है जहां पर इस तिमाही में आपको गिरावट आती हुई दिखी, वो है एमटार टेक्नोलॉजी, जहां पे आपको 3.8% से गिरकर वहां पर 2.5% आता हुआ दिखा। तो यह है पूरा ब्यौरा अभी तक का, जहां पर एफआईज हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, अच्छी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और कहां पर उन्होंने घटाई हिस्सेदारी। तो ये है आपके लिए एफआईज की तरफ से जहां जहां शेयर होल्डिंग बढ़ी है, जहां जहां घटी है, वो साफ दिख रहा है। काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स इसमें आए, बढ़ने वाले भी और घटने वाले भी। तो आपको इससे मिलेगा रुझान कि क्या कुछ हो रहा। आइए बढ़ते आगे। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं कल का काम आज ही करने के लिए। ओके, तो पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, फार्मा फ्लेवर में है और हमारी खरीदारी फार्मा स्पेस से सिप्ला के ऊपर है, जिसमें एक बड़ी करेक्शन के बाद, काफी लंबी करेक्शन के बाद एक पहला आज रिवर्सल का संकेत आया है और टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है बहुत लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स पर। एमएससीडी का बाय सिग्नल है, आरएसआई की पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ओवर टू कुणाल जी। जी देखिए, नीचे के लेवल्स पर एक बेस बन चुका है और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 3 राइजिंग मेथड पैटर्न बना है कैंडलस्टिक पर, तो इन स्तरों पर खरीदारी करके चलने की राय है। यहां पर स्टॉप लॉस रख लें 910 रुपए पर। 910 के स्टॉप लॉस से सिप्ला में परचेज करें। पहला टारगेट होगा 950, 950, दूसरा टारगेट 965, तो 950, 965 के टारगेट के लिए सिप्ला में खरीदारी की राय। तो यह है आपके लिए सिप्ला खरीदारी की राय। फार्मा थीम आज फ्रंट एंड सेंटर आपको बढ़िया मूव्स दिखा रही है और सिप्ला भी रेडार पर आ रहा है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। जाइडस लाइफ साइंसेस पर भी रखिएगा नजर, एक और फार्मा काउंटर जहां पर आपको अच्छी मूव इस समय आती हुई दिख रही है। डिवीज, लुपिन, बायोकॉन, सिंजीन तो सुबह से अच्छा कर रहे हैं। जाइडस पर भी आपको अभी अभी एक एक्शन दिखा और सिप्ला पर तो आपके लिए खरीदारी की राय आई है। इंटरेस्टिंगली थोड़ा पॉजिटिव एक्शन अभी अभी टाटा स्टील पर भी आया था, थ्रू द डे थोड़ा क्वाइट था। देखते हैं यहाँ पर अगर मूव आएगी या नहीं। बट एविएशन स्टॉक्स यहाँ पर एक बार नजर डालिए, आपके स्क्रीन पर कुछ खबरें भी फ्लैश हो रही हैं। अपडेट आया है पिछले महीने के एयर पैसेंजर ट्रैफिक को लेकर, मार्केट शेयर को लेकर एयरलाइन कंपनीज के लिए,
और उसके सामने आपको दिख रहा है कि स्पाइस जेट यहाँ पर मार्च में इनका जो मार्केट शेयर था वो 7.1% से घटकर 6.4% का आया। बट ओवरऑल जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक था पिछले महीने, वहाँ पर आपने 21% की सालाना बढ़ोतरी देखी है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस महीने 21% की बढ़ोतरी आपने देखी है। स्पाइस जेट का मार्केट शेयर ज़रूर थोड़ा कम हुआ था, गो फर्स्ट का भी मार्केट शेयर कम हुआ था। आई थिंक जो लार्जर एयरलाइंस है, इंडिगो और विस्तारा, एयर इंडिया, यहाँ पर आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट आते हुए देखा है। इंटरग्लोब की बात करें, इंडिगो, तो यहाँ पर इनका जो मार्केट शेयर है वो 55.9% से बढ़कर 56.8% का आपको आते हुए दिख रहा है। तो वहाँ पर बढ़िया आपको उछाल दिखा है। तो इंटरग्लोब एविएशन पर रखिए नज़र, ये परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव आती हुई दिखी। आज सुबह से थोड़ा स्टॉक भी पॉजिटिव एक्शन में दिख ही रहा था, हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर सुबह आया था। बंसल जी की तो पिक ऑफ द डे भी था। बंसल जी, इंटरग्लोब जरा एक बार फिर से नज़र डाल दें सर, क्या करना है अगर पोजीशन ली है इसमें तो? दीपांशु, क्लियरली बने रहने की राय है। स्टॉक में काफी समय बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, हालांकि आज के ऊपरी स्तरों से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है, बट जिनके पास है बने रहें और हल्की फुल्की करेक्शन आती है तो बाय एंड होल्ड करें इंडिगो को। है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, जहां पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक में भी एक्शन आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट खबर आई है और वो है आपके लिए एसजीएक्स निफ्टी को लेकर। हम जानते हैं एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर के एक्सचेंजेस में ट्रेड होता है, सुबह हमें इंडिकेशन देता है भारतीय बाजारों के लिए, बट 3 जुलाई से ये बड़ा बदलाव होने वाला है और वो ये होगा कि एसजीएक्स निफ्टी अब गिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो कारोबार है वो सिंगापुर एक्सचेंजेस की बजाय आपको अब गिफ्ट सिटी में, हमारे गिफ्ट सिटी में ही होते हुए दिखेगा। क्या है इसका असर, क्या हो रहा है ये बदलाव, आइए थोड़ी और डिटेल समझी जाए कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो 3 जुलाई से दीप यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी के जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गिफ्ट सिटी में शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, जिसका नाम है एसजीएक्स कनेक्ट। अब यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग हो रही है, अब इससे पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी है वो सिंगापुर से शिफ्ट होकर भारत में आती हुई नजर आएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है, 3 जुलाई से ये होगा। तो 30 जून तक जो भी ट्रेडिंग होनी है एसजीएक्स निफ्टी पर सिंगापुर में एक्सचेंजेस पे, वहाँ पे ये होती हुई दिखेगी। पर उसके बाद यहाँ पर वीकेंड के दौरान ही ये पूरी की पूरी जो शिफ्टिंग है, ट्रांसफर है, वो होता हुआ दिखेगा और 1:1 के रेशियो के आधार पर ही, यानी कि जो एसजीएक्स निफ्टी में आपकी जो पोजीशंस है वो बनी हुई है, वो सिमिलर पोजीशंस आपको एनएससी आईएफएससी जो निफ्टी है उसमें ये पोजीशंस कन्वर्ट कर दी जाएगी। अब उसके पहले जिसको भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है वो ऑफ कोर्स वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेडर्स जो वो 30 जून के अंत से पहले ये अपनी पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से हो जाएगा। जहां तक वॉल्यूम्स का सवाल है उसमें आप देखिए तो अप्रैल में अब तक ऑलमोस्ट 93,000 वॉल्यूम्स हुए हैं। मार्च फेब जनवरी में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 15-16 लाख यहाँ पर आपको पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वॉल्यूम्स होते हुए दिख रहे हैं। तो वॉल्यूम के लिहाज से भी एक इंडिकेशंस मिल रहा है कि काफ़ी बड़ी लिक्विडिटी है एंड पोस्ट मार्केट्स जो भी अब ट्रेड्स होंगे वो यहाँ पर आपको गिफ्ट सिटी में होते हुए दिखेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट, बड़ा बदलाव एसजीएक्स निफ्टी को लेकर 3 जुलाई से होता हुआ दिखेगा। बड़ा बदलाव हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी का जो वॉल्यूम है अब वो भारत में शिफ्ट हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और देखते हैं फिर ओवरऑल वॉल्यूम्स प्रेफरेबली अनिल जी और ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर मिलेगी ओपनिंग लेवल्स को लेकर। 2 दिन से तो हम बात कर ही रहे थे कि थोड़ा डिस्पैरिटी आ रही थी जो लेवल्स एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था और उसके बाद आपको एक्शन दिखा। बट डेफिनेटली अनिल जी, जो बाजार में एक राहत की बात इस समय आई है वो यही है जो हमने एक्सक्लूसिव खबर अभी थोड़ी देर पहले चलाई भी थी, जो बता भी रही थी कि किस तरह से जो थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी 1:30 बजे आसपास, आई थिंक ब्लूमबर्ग की पहले एक रिपोर्ट आई थी उस समय कि कैसे सरकार शायद टैक्स स्ट्रक्चर को ट्वीक करने की बात चली। उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो इंप्लाई भी कर रहे थे कि कैपिटल गेन स्ट्रक्चर में आपको बदलाव होते हुए दिख सकता है। बट जब हमारे एक्सक्लूसिव सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये बदलाव करने का फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी प्लान नहीं है, और उसके बाद थोड़ी राहत बाजार में डेफिनेटली दिख रही है। जी, पर वो खबर आ भी रही है और अब धीरे धीरे सब जगह आप इस खबर को देख रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में कोई बदलाव की योजना नहीं है, न समय है न जरूरत है। अभी तो बजट गया है अभी कौन सा बदलाव की सोचना, पता नहीं, मतलब मुझे समझ में आता लोग कहाँ से खबरें निकाल कर लाते हैं कि अभी एसटीटी बढ़ाया है, बजट अभी खत्म हुआ है। मतलब ऐसा तो कोई काम है नहीं कि बजट खत्म होते ही इसे करना ही करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, बजट के पहले ये बार बार जब बातें आती तो समझ में आता है कि हाँ चलो बजट के पहले की चीजें हैं जो डिस्कशन होती है, बढ़ सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, तीसरी बात एक और है कि कौन सा टैक्स कलेक्शन खराब है।
लाइफ टाइम हाइपर टैक्स कलेक्शन चल रहा है, जो अभी चोपड़ा साहब भी बता रहे भाई कितना दूध निकालोगे, वैसी वाली हाल है। तो टैक्स कलेक्शन लाइफ हाइपर है। टैक्स नेट को वाइड करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना, वो एक अलग बात है, वो समझ में आता है। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव करना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा देना, जो इंडिविजुअल स्लैब है उसके हिसाब से कर लेना, ये तो मतलब ख्याली पुला है। कौन से देश में जो नॉर्मल टैक्स स्लैब्स होती है और कैपिटल गेन और इक्विटी मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल गेन टैक्स सेम रेट से लगता है? कहीं नहीं लगता। ये पूरी दुनिया का प्रचलन, हम कोई दुनिया से अलग थोड़ी जाना चाहते हैं। और इक्विटी मार्केट का ये स्ट्रॉन्ग कल्चर है, जो रिस्क कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स को मिलती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती है, उसी से तो देश आगे बढ़ता है, उसी से तो आप इन्वेस्ट कर पाते हैं, प्लांट्स लगा पाते हैं, फैक्ट्रीज लगा पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं। आज आप बताइए कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप कल्चर जो बन रहा है, इतने यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? करेक्ट सर। एक जमाना था जब आपको बिजनेस करना हो तो आपके परिवार वालों के अलावा आपको कोई पैसा नहीं देता था, रिलेटिव दोस्त लोग दे दे उधार, बैंक बिना सिक्योरिटी नहीं देते थे। आज ऐसी हालत है, खाली आइडियाज पे लोगों को पैसे मिल रहे हैं। करेक्ट। कुछ भी नहीं है, कोई एक 25 साल का लड़का IIT करके निकला और उसके पास कोई बढ़िया आइडिया है, उसको बैक करने के लिए, इक्विटी लगाने के लिए लोग तैयार है कि पूरा जीरो हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा आइडिया करके देखते हैं। ये कल्चर आया है, इस कल्चर को आप ऐसे थोड़ी बदलेंगे। तो तभी तो देश में बिजनेसेस में बदलाव आ रहे हैं। तो आई थिंक ये बेसलेस खबरें हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव होने वाला है या बढ़ाने वाला है। मुझे नहीं लगता, न इसकी ज़रूरत है न होगा। टैक्स कलेक्शन बॉयंट है, STT अभी बढ़ाया है, बजट अभी गया है। आई थिंक किसी ने कहीं से खबर निकालने की कोशिश की, मिस इंटरप्रेट किया है। ऐसा कुछ होने वाला मुझे तो नहीं लगता, मेरी समझ में नहीं लगता। Exactly. और नेचुरली इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले वित्त मंत्रालय कहीं कहीं तो चर्चाएं करेगा, पेपर बनाएगा, सोचेगा करने से कितना टैक्स बढ़ जाएगा और सामने नुकसान कितना हो सकता है। करेक्ट सर। सेंटिमेंट के लिहाज से तो आई थिंक हमें प्रोग्रेसिव टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, इस तरह वाले नहीं। तो ये होंगे नहीं, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, ऐसा कुछ भी होने वाली है नहीं। तो आप एकदम शांति से परेशान ना हो। हाँ, ना बिल्कुल। और हर बात पे ऐसे पैनिक रिएक्शंस भी ना आते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है समय का पूरा एक्शन और राहत भी है बाजार में, कंसोलिडेशन दिख रहा है। आइए, वागले साहब की तरफ से कॉल भी तैयार है, बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, नवीन फ्लोरिन बाय करके चलना है 4610 4615 के करंट भाव पे। 4600 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ये निकला है। कम से कम 4700 तक आपको मिलना चाहिए और वो भी कल के ही दिन में। मुझे लगता है 3 से 4% की अपमूव मिल सकती है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 4580 का। इस पर करें खरीदारी। सुबह PI इंडस्ट्रीज में हमने अच्छा एक्शन देखा था, अभी नवीन फ्लोरिन है जो वागले साहब के रेडार पर आ रहा है। इन स्टॉक्स में आपको थोड़ी एक्टिविटी भी बनती हुई दिख रही है। दीपक नाइट्राइट पर भी रखिएगा नज़र, देखते हैं अगर वहाँ पर भी आपको एक मूव बनती हुई दिखती है या नहीं। टाटा केमिकल्स ऑफ कोर्स आज टॉप लूजर है, 6% कट है, बट ऑफ कोर्स डिफरेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है इन कंपनीज़ की जहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अल्केम लैबोरेटरीज, इस पर भी रखिएगा नज़र, थोड़ी खरीदारी यहाँ पर भी आई है, ये स्टॉक भी एक्टिव हो रहा है। अभी मैं थोड़ी पहले टाटा स्टील की बात कर रहा था, हिंडाल्को भी रेडार पर रखें, यहाँ पर भी थोड़ी मूव आपको बनती हुई दिख रही है। बट एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जिसकी अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल्स भी आई थी, काफ़ी एक्टिव हो रहा है इस समय डिवीज लैब। इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हमारी टीम तैयार करके लाई है, बस थोड़ी देर में इसके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। बट एक नज़र ज़रा स्क्रीन पर डाल दीजिएगा, निफ्टी वापस 17,650 पर आपको आते हुए दिखा, थोड़ा बैंक्स में उतार चढ़ाव। 17,700 नहीं होगा पारा, आज ऊपर का नहीं होगा, वो 700-725 वही जगह है, वहाँ बहुत नैरो रेंज में कॉल राइटिंग होकर रखी दीप। और मजे की बात है कि नेस्डेक फ्यूचर्स लगभग सेंचुरी मार रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो रहे हैं, उसके बावजूद थोड़ी सप्लाई, तो आज 700-725 पार नहीं होगा। हाँ, तो वो एकदम डेटा दोनों तरफ ऐसे बने हुए ना, न इनको बहुत नीचे जाना, न इनको बहुत ऊपर जाना। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की भी है, न बहुत नीचे जाना, 17,400-500 फुल सप्लाई है और 42,400-500 फुल सप्लाई है और 42,200 के रेंज में पूरा सपोर्ट है। इसी रेंज में टाइम पास करना है। ठीक है, थोड़ा स्टॉक में रोटेशन जरूर है। आइए बात करते हैं हम डिवीज के बारे में। बुल वर्सेस बेयर, हमारी टीम है तैयार इस पर बात करने के लिए, और सरप्राइजिंगली नुपुर जो इनका ये सेक्टर है वो बेयर है इस स्टॉक पर, और आशीष इस पर बुल बनकर आए हैं। तो आशीष, करते हैं शुरुआत, क्योंकि स्टॉक थोड़ा आज पॉजिटिव एक्शन में भी है।
क्या है यहाँ पर तेजी की तरफ? दीपांशु, बड़ा एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। दरअसल अगर आप देखें तो मार्च में जो कंपनी के एक्सपोर्ट है इसमें आपको 78% मंथ ऑन मंथ का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। नए जो प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी ने किए हैं इसके चलते यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स में बढ़त देखने को मिल रही है। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ से आगे जाके देखेंगे कि रिजल्ट्स भी बढ़िया आएंगे। आशीष, गलत दवा और आधी जानकारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो सिर्फ मंथ ऑन मंथ की बात नहीं करेंगे, वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी बात करते हैं। वाई 6% की गिरावट है एक्सपोर्ट्स में, और चौथी तिमाही में 30% की गिरावट दिखी थी। एक्सपोर्ट्स की बात आती है तब, और पूरे साल का अनुमान लेके चल रहे हैं कि जो क्वार्टर 4 के नतीजे आएंगे तो एबिटा में करीबन 54% की डिक्लाइन आ सकती है, क्योंकि मार्जिन पे प्रेशर है और बेस काफी हाई है। लेकिन थोड़ा व्यू अपना लंबा नजरिया रखिए। डिविस लैब ऐसा स्टॉक है जिसने निवेशकों को भरपूर पैसा बनाकर देखा है, और अभी भी अगर आप देखें तो जो बड़ी फार्मा कंपनीज है, ग्लोबल फार्मा कंपनीज हैं, वो अपने जो एपीआईज हैं वो डिविस लैब से ही सोर्स करती है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे काफी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आपको याद होगा कि पिछले 2 साल पहले जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो पूरी दुनिया चाइना +1 की बात कर रही थी कि एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का हब जो कि चाइना था अब वो शिफ्ट होकर भारत आ रहा है। तो इसका बेनिफिट आगे 5 सालों में आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। आने वाले 5 साल का पता नहीं, लेकिन आने वाले 1 साल में 12 महीने में कंपनी का जो आउटलुक है रेवेन्यू को लेके वो काफ़ी सुस्त है। इतना सुस्त है कि जो अर्निंग्स है उसके हिसाब से वैल्यूएशन को एडजस्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए अगर पिछले कुछ सालों में रिटर्न दिया था तो पिछले 1 साल में स्टॉक 30% से नीचे है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी ने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था इसका बेनिफिट मिला है, आगे भी बढ़िया मिलेगा। और एक और खास बात है कि मैंने पूरी रिसर्च की है, आपने सिर्फ फंडामेंटल्स देखेंगे, मैंने टेक्निकल भी देखे हैं। और वीकली चार्ट को जरा ध्यान से देखेगा, इसमें बड़ा फॉलिंग जो एक चैनल है इसका ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, जो नेगेटिव ट्रेंड था वो नेगेट हो गया है। अब यहाँ से बढ़त देखने को मिलेगी। और मुझसे गोल्डमैन सैक्स भी सहमत है, क्योंकि खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। और लक्ष्य अगर आप देखें तो इन्होंने करीब 3400 से बढ़ाकर 3500 कर दिया। 30% से 30% के फॉल के अगेंस्ट एक हफ्ते का 11% का रिटर्न कितना सस्टेन करेगा आशीष, वो तो सिर्फ टाइम बताएगा। क्योंकि जेफरीज का जो टारगेट है वो 2550 का है। जी सर। तो ये है आपके लिए। डिविस लैब पर दोनों ही कैंप बड़े स्ट्रांग है, अपने अपने दावों के साथ में। देखते हैं, वैसे तो स्टॉक ऊपर से तो काफी पिटा, लेकिन नीचे से थोड़ी रिसेंटली एक दो हफ्तों में थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहा है। धन्यवाद आप दोनों का ये बेहतरीन तर्क रखने के लिए। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। बताइए जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, सुबह पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह थी 17650 का, और एक दीप हमने आते हुए देखा भी। इनफैक्ट वो जो हमने खरीदा था 5750 पे और 45 पे, उसका 5150 का जो एक एवरेज बन रहा था अनिल जी, वहाँ से 80 रुपये तक का एक मूव भी हमें आते हुए देखने मिला, जहाँ पे आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को प्रॉफिट हुआ रहेगा। जैसे सलाह भी दी गई थी कि 80 रुपये तक का एक मूव 50 से 80 देखने मिला वो पुट ऑप्शन में, और एक वीकनेस इंट्राडे में लगभग 100 पॉइंट की में निफ्टी में आते हुए देखने मिली अनिल जी, बट वो रिकवरी भी आते हुए देखने मिल रही है। सो ओवरऑल डेटा अगर आप देखेंगे सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेरिश है अनिल जी, बट देन साइडवेज ज़्यादा लग रहा है मुझे कंपैरेटिवली। सो एज ऑफ नाउ मैं ये इंडेक्स ऑप्शन अनिल जी अवॉइड करना चाहूँगा। स्टॉक ऑप्शन मेरे पास है। सो यहाँ पे मन्नपुरम का 132 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो ₹2.25 ₹2.30 के रेंज में मिल रहा है। इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस रखना होगा ₹1.35 का, 1.35 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट ऊपर में जो निकल कर आ रहा है, द फर्स्ट टारगेट विल बी 6.40, सेकेंड टारगेट विल बी 8। सो ₹6.40 और ₹8 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे मन्नपुरम का 132 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एक अच्छी लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने मिली है, एक अच्छा ब्रेकआउट भी टेक्निकली देखने मिला है, एंड ओवरऑल चार्ट्स पर भी अच्छा है। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे फेवरेबल है अनिल जी काफ़ी, तो इसलिए स्टॉक ऑप्शन चूज़ किया है। इंडेक्स थोड़ा अनिल जी मुझे साइडवेज लग रहा है, जितना सुबह लग रहा था एक नेगेटिव और वो आया भी, बट उसके बाद फिर से रिकवरी आया। सो एज ऑफ नाउ मुझे निफ्टी रिलेटिवली बैंक निफ्टी से ज़्यादा साइडवेज लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए जय की राय। इस समय थोड़ा इंडेक्स पर जाने दीजिए। स्टॉक मूव आ रहा है जो सुबह से हम बात कर ही रहे थे, वहां पर आपको एक्शन दिखेगा। आइए सुमित जी की तरफ से एक कॉल है, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर।
दीपांशु, एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो 1210 का अभी भाव चल रहा है स्टॉक का फ्यूचर्स के अंदर, और जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका नाम है M&M। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का संकेत मिल रहा है। कल भी ऊपरी लेवल से दबाव था, आज भी स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर है, और कल का लो जैसे ही निकलेगा तो ये सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 1219 1220 के पास है, तो 1220 का स्टॉप लॉस लगा के M&M के अंदर यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। मेरे को लग रहा है कि M&M के अंदर यहाँ से नीचे में 1195 रुपए से लेके 1180 रुपए तक के लेवल M&M के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करे M&M 1220 के स्टॉप लॉस से 1195 और 1180 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए M&M। चलिए, ये भी रेडार पर आ गया। आज सुबह से ऑटोज में थोड़ा एक्शन दिख ही रहा था, अब M&M पर आपको मूव आ रही है, बट ये नेगेटिव की तरफ आ रही है और सेल कॉल है सुमित जी की तरफ से। देखते हैं कैसा एक्शन इस पर बनेगा। आइए फाइनल स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं बाजार बंद होने के लिए। अनिल जी की स्ट्रैटेजी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स तो अच्छे मूड माहौल में दिख रहे हैं, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। डाउ नाज़डैक फ्यूचर्स दोनों आपको 80-80 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, डेज हाई पर है। और थोड़ा नाज़डैक पे पिछले 2 दिनों से थोड़ी कमजोरी 1-2 स्टॉक्स की वजह से बनी थी, बट नाज़डैक इस समय लीडरशिप भी दिखा रहे हैं। देखते हैं आज शाम कैसे वहां पर एक्शन है। यूरोप जब से खुला है तब से पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। रुपया आज थोड़ा कमजोर हुआ था, 7 पैसे नीचे, 82 के ऊपर ही बंद हो रहा है, 8204 पर है। क्या करके जाना है सर? बैंक निफ्टी में तेजी। बैंक निफ्टी में तेजी, हाँ, बैंक निफ्टी यहाँ पर लेके जाना चाहिए। 42,250 है। एक ही कंडीशन पे लेना है दीप, कि अगर 250 पॉइंट नीचे कल और नीचे मिले 42,200 के आसपास, तो आपकी ऐड करने की ताकत होनी चाहिए, या फिर आपको रिस्क लगे तो 42,000 या 41,800 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में कोई खास आज भी करेक्शन हुआ नहीं है, हल्का फुल्का इंट्राडे का करेक्शन हो गया, नीचे में 42,150, ऊपर में 42,500। तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी थोड़ी और तेजी बन सकती है, तो यहाँ खरीदारी करके जाना चाहिए। क्लियर। निफ्टी में मैं एक दिन और इंतजार करूंगा, मुझे कोई कहीं भी खरीदना है, आपको तो एक चीज़ लेनी है, कोई भी ले लीजिए। तो वहाँ है निफ्टी में हो सकता है थोड़ा एक आध दिन और साइडवेज रहे मूवमेंट, जैसा अभी जय भी बता रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा क्लियर कट नज़र आ रहा। तो और अगर आप शॉर्ट हैं तो 42,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं, ना भी करें तो चलेगा, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाकर जा रहे हैं तो 42,000 या 41,800 का पुट ले लीजिए और लेकर, और अगर आपके पास है बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन तो कैरी कर सकते हैं, कोई कैरी करिए 100%, कोई परेशानी बैंक निफ्टी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप अपनी रिस्क कम करना चाहते हैं तो 17,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर है। जब तक 17,500 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक निफ्टी में घबराना नहीं है आपको। जिस दिन 17,500 के नीचे बंद होगा उस दिन अपन एक बार जितनी ट्रेडिंग पोजीशन है सब खत्म कर लेंगे, स्टॉप लॉस समझकर, बात खत्म। ये आप स्ट्रेटेजी रखिए, तब तक तो आप अब 150 पॉइंट तो है यहाँ से कोई दिक्कत। तो और बैंक निफ्टी तो आपको कमजोर होने के संकेत दे भी नहीं रहा, तो आई थिंक ये आपको करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय। बैंक निफ्टी में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए, कोई परेशानी वहां पर नहीं है, एक्शन वहां पर आपको अच्छा भी दिखेगा। चलिए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, कुछ फाइनल स्टॉक्स पर राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, इससे पहले कि बाजार आपको क्लोजिंग की तरफ जाते हुए देखिए। डिवीज की तो अच्छी मूव आई है, HCL टेक में हम बढ़िया मोमेंटम आज देख रहे हैं, IT में एक थोड़ा अच्छा बाउंस बैक भी रहा है। देखते हैं अगर ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए या नहीं। अगर आज आपने बनाई हो, लार्ज कैप IT में सबसे ज़्यादा एक्टिव HCL टेक दिख रहा है। कुणाल जी एक बार देखेंगे सर, HCL टेक 2-2.25% ऊपर, क्या करना है सर इसमें? देखिए, एक डेफिनेट पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है, एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नीचे के लेवल से हमने इसमें रिकवरी कल भी आते हुए देखी, तो मुझे लगता है कि स्टॉक 1100-1110 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहें, कोई नई खरीदारी की वजह चार्ट पर फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर पहले की पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहें। स्टॉप लॉस जरूर रख लें, 1050 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने के लिए। ओके, ये है आपके लिए HCL टेक जहां पर मूव आ रही है। जय की तरफ से एक और कॉल है तैयार, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, खरीदना है बाटा फ्यूचर्स, अभी चल रहा है 1425 पर, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दीप लगाना होगा 1390 का। सो 35 पॉइंट का एक डाउनसाइड रिस्क है यहाँ पे, बट टारगेट्स ऊपर में दीप जो निकल कर आ रहे हैं इसके, तो फर्स्ट टारगेट विल बी 1470 1470, और दूसरा टारगेट है 1508। सो 1470 1508
ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है बाटा फ्यूचर्स को। एक अच्छा बेस बना रहा है ये स्टॉक। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 1380-1400 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बनाया है इसने, और जो हिसाब से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके चार्ट्स पर नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग गोइंग फॉरवर्ड आपको ऊपर की तरफ देखने मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव अच्छा है। ये है आपके लिए बाटा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है। आई थिंक लंबे समय बाद बाटा पर हमने खरीदारी की राय आती हुई देखी है। 52 वीक लोज पर था रिसेंटली, काफ़ी भारी पिटाई हुई। आई थिंक 2100 के लेवल से ये करेक्ट होकर 1300 तक आया था, अब वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आपको दिखा रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और कंसोलिडेशन वाला दिन रहा। इंडेक्स पर देखेंगे तो बहुत सुस्ती थी, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, बट स्टॉक्स में आपने जबरदस्त मूवमेंट देखा। फार्मा की लीडरशिप सामने आई है। डिवीज टॉप गेनर था आज, निफ्टी का 3.25% ऊपर। सिप्ला, रेड्डीज, सन फार्मा, यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। आईटी में भी बाउंस बैक था। HCL टेक, विप्रो, इन दोनों में आपने एक अच्छी खरीदारी देखी। इन्फी भी कल 11% लुढ़कने के बाद आज एकदम फ्लैट बंद होते हुए दिख रहा है। थोड़ी हल्की फुल्की खरीदारी इंडसइंड बैंक में आपने देखी। मारुति एक्टिव था। आइशर मोटर्स भी ठीक ठाक था। सुबह टाटा मोटर्स में आपने खरीदारी देखी थी। यूपीएल, LNT, SBI, NTPC, यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखी है। ब्रेथ वैसे ज़्यादा नेगेटिव्स की तरफ है। पावर ग्रिड टॉप लूजर था। कल की तेजी के बाद आज अल्ट्राटेक में मुनाफा वसूली रही। अदानी एंटरप्राइजेस पर प्रेशर था। अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन, ये भी फिसले हैं, बट सबसे ज़्यादा दबाव आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से आया, जो 1.1% नीचे था। ICICI बैंक, HDFC बैंक, यहाँ पर भी थोड़ा दबाव था। ITC करीब ₹1.5 नीचे बंद हो रहा है। HUL में और TCS में भी आपने थोड़ी परेशानी देखी। तो दिग्गज थोड़े आज कमजोर थे, और ब्रेथ भी निफ्टी की वैसे नेगेटिव ही थी। वायदा कारोबार की बात सुबह हम बात कर रहे थे कि आज कैश मार्केट के स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, आज भी आधा % इस मार्केट में जबरदस्त मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूत है। 1% हो गया मिड कैप इंडेक्स मजबूत है। इससे आप देखिए ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी हो रही है। इसलिए आज अपनी सुबह बात ये हो रही थी कि आप इंडेक्स छोड़ दीजिए आज के लिए। आज आपको मौके ज्यादा एब्सोल्युटली इंडेक्स के बाद स्टॉक्स मिलेंगे। आप देखिए स्ट्रैटेजी में बोलिए, स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % मजबूत था और मिड कैप इंडेक्स 1% चलिए वहाँ पर आपका मूव देखिए। और थोड़े फार्मा शेयर्स भी एक्टिव थे। बायोकॉन, सिंजीन, लुपिन, यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। औरों भी एक्टिव रहा। मिड कैप बैंक्स भी एक्टिव थे, बंधन और IDFC फर्स्ट बैंक इन पर्टिकुलर। पिडलाइट, मनापुरम, मुथूट, यहाँ पर खरीदारी देखी। और पूरा मिड कैप IT, LNT टेक, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस में आपने खरीदारी आती हुई देखी है। आई थिंक अनिल जी आती हुई देखी है। आई थिंक अनिल जी बैंक निफ्टी पर 5 दिन की तेजी का ट्रेंड ब्रेक पर लग रहा है। कल तो निफ्टी में 9 दिन की तेजी पर ब्रेक लगी गया था। 5 दिन की लगातार तेजी के बाद आज बैंक निफ्टी भी मामूली गिरावट, ऑलमोस्ट फ्लैट ही। आई थिंक बाय द टाइम फाइनल फिगर आएगा ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखेगा। लाल ही आएगा वैसे, लाल आएगा वैसे। आखिरी आधे घंटे में हरे में रहा नहीं, लाल आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। मेरे ख्याल से 42,240 की 35 के आसपास आना चाहिए। बट कोई खास दिक्कत की बात नहीं। नेस्ले फ्यूचर्स 85 पॉइंट ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर है। 45 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ है। 155 अंक नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी कल जहां था वही आज भी है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। जो लोग रफ्तार के दीवाने हैं और गाड़ियों का शौक रखते हैं, वो आज हमारा शो, ऑटो शो जिग्निशन ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं 2 खास स्पोर्ट्स कार। और जो लोग ना खरीद सके देख के खुश है। वो जमाना था ना जब आप स्विट्जरलैंड नहीं जा पाते थे, तो यश चोपड़ा की पिक्चर देख के काम चला देते थे। है ना? हाँ, वैसे हाल है कि अगर आप स्पोर्ट्स कार, सुपर स्पोर्ट्स कार ना खरीद पाए तो देख लीजिए, देखने में बड़ा मजा आता है। मर्सिडीज AMG GT 63 AC परफॉर्मेंस और लैम्बोर्गिनी उरुस S, हम बताएंगे ये दोनों कारें कैसी है और उनके स्पेशल फीचर्स क्या है। देखो देखने में इतनी अच्छी लगी तो टेस्ट ड्राइव का तो मजा ही लगा। और साथ ही ये बताएंगे कि टाटा की हाल ही में लॉन्च हुई नई इलेक्ट्रिक SUV नेक्सॉन EV मैक्स का डार्क एडिशन मॉडल। नाम इतने लंबे लंबे क्यों? 1, 2, 3, 4, मतलब वो दक्षिण भारत में होते हैं जैसे लंबे वाले नाम, 4-5 शब्दों वाले, वैसे गाड़ियों के नाम लंबे होने, मतलब पूरे पते के साथ में। बताएंगे आपको ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी हुई बाकी सारी खबरें भी देखिएगा जरूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ शाम 4:26 पर जिग्निशन। तो ये 2 सुपर स्पोर्ट्स कार। बंसल जी, आपका इंटरेस्ट है इन 2 सुपर स्पोर्ट्स कार को देखने में, खरीदने में, चलाने में? नहीं अनिल जी, मेरा इंटरेस्ट है देखने में अनिल जी, चलाने में नहीं अनिल जी। मैं तो धीरे चलाता हूँ, साथ में बैठने में अनिल जी। साथ ये अनिल जी गाड़ियाँ, मतलब कि साथ में बैठो तो राजा जैसी फीलिंग आती है। और उससे भी ज्यादा अनिल जी मेरा इंटरेस्ट उस चीज में है जो अभी शायद आपकी नॉलेज में नहीं आया है।
गवर्नमेंट ने अनिल जी वो सारी ऐप्स बैन कर दी हैं जो गूगल मैप के साथ इंटीग्रेट होती थी और कहाँ पर वो कैमरा लगे होते थे ना, स्पीडिंग कैमरा आपको बताती थी। हाँ। सारी अनिल जी बैन कर दी हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ, जो धीरे चलाते हैं वो बड़े खुश हैं अनिल जी। तेज चलाने का दबाव नहीं पड़ता और लोग भी अनिल जी थोड़ा तरीके से चला रहे हैं। अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि धीरे चलाते हैं तो फिर कुणाल जी क्या करते हैं? आज तक का रिकॉर्ड कुणाल जी को पता ही नहीं क्या मतलब कुणाल जी ने आज तक किसी को भी ओवरटेक नहीं किया। अनिल जी लेट मी एक्सप्लेन। हाँ, अनलेस की गाड़ी बंद पड़ी हो तब तो एक अलग बात है, उसमें तो कुणाल जी भी क्या कर सकते हैं। हाँ, बाकी कुणाल जी ने आज तक किसी को ओवरटेक नहीं, कभी भी नहीं ना, नेवर। कुणाल जी जितने विशाल हृदय वाला आदमी आपको मिलेगा नहीं, सबको कहता आगे जाओ, मैं पीछे हूँ, आप आगे जाओ। ऐसे दिल्ली में ऐसे ड्राइवर्स तो होते नहीं है सर। ये तो दिल्ली तो ऑपोजिट होता है। कुणाल जी ड्राइवर भी कहाँ है? बंसल जी विल एक्सप्लेन। जी बंसल जी। अनिल जी इतना धीरे चलाते हैं। एक बार ये मुझको एस्कॉर्ट कर रहा था, इनके पीछे चल रहा था। अनिल जी बच के चलना पड़ा, इनके पीछे चल रहा था कि कहीं ये वापस उल्टा निकल के गाड़ी मेरा मार देगी। इतना धीरे चलते हैं। हाँ, अगर कोई ठीक ठाक सा रनर हो ना तो कुणाल जी से आगे निकले। हाँ, अगर कोई दौड़े साथ उनकी गाड़ी के तो आगे निकल सकता है। तो मैं कुणाल जी कई बार बताऊँ, मैं ज्यादातर लोगों को बोल रहा हूँ कि देश हित में आप गाड़ी धीमे चलाएं, आपकी ठीक है, सामने वालों का भी ध्यान रखें। मैं कुणाल जी को बोलता हूँ देश हित में थोड़ी गाड़ी तेज चलाएं। थोड़ा तो चलो आगे। और उसके ऊपर अगर कुणाल जी को गूगल मैप देख के चलानी हो तो और गए काम से फिर तो। जी कुणाल जी, अच्छा एक दो तो इधर उधर कर ही देंगे, मिस कर देंगे, ये टर्न नहीं लिया वो टर्न लिया। जी कुणाल जी, आपको कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफाई में? अनिल जी देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अनिल जी देखिए, आप तो साथ में बैठे हैं जी। अनिल जी देखिए, गूगल मैप के बिना तो अनिल जी मैं घर भी ठीक से नहीं पहुंच पाता हूं। लेकिन अनिल जी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने मुझे स्पोर्ट्स कार दिलवा दी, जो ये स्पोर्ट्स कार आप दिखवा रहे हैं, तो अनिल जी हो सकता है मेरी स्पीड बढ़ जाए। तो अनिल जी इस बारे में विचार कीजिए। वाह, पहले आप अपने घर का पता अच्छे से याद कर लें, फिर मैं आपके लिए स्पोर्ट्स कार कंसिडर करूंगा। अच्छा बाय द वे, ग्रीन में बंद आया बैंक निफ्टी, वाह क्या बात है, 3 पॉइंट ऊपर। तो तो बंद नहीं हुआ है, मतलब नीचे वो बंद 12 में से 11 दिन हो गए, 12 में से 11 दिन, और लगातार आई थिंक 6ठे दिन पॉजिटिव। वैसे बिल्कुल कुछ और प्रोग्राम आपको बताने जरूरी। जब रेरा आया था तो लगा कि घर खरीदारों की मुश्किलें होंगी, अब खत्म, लेकिन अभी भी जो कानूनी हथियार रेरा के पास है उसको देखते हुए बिल्डरों की ताकत के सामने काम नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र रेरा के सिर्फ 8 से 10% फैसले ही अभी तक अमल में लाए जा सके हैं। आज शाम 6 बजे हम इन्हीं घर खरीदारों की शिकायतों पर करेंगे बातचीत, जानेंगे कि रेरा क्यों बिना दांत का शेर साबित हुआ और इसके दांत और पंजे मजबूत करने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है ताकि घर खरीदारों को मिले न्याय। रेरा बेअसर, सरकार ने कसी कमर, ये हमारी आज की विशेष पेशकश। राजीव कुमार साहब होंगे चेयरमैन यूपी रेरा, प्रशांत ठाकुर सीनियर डायरेक्टर एनरॉक के, और अश्विनी उपाध्याय साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इन सब से करेंगे हम चर्चा। इसके बाद सेबी के नियमों के मुताबिक म्यूचुअल फंड निवेशकों को 30 सितंबर तक अपने नॉमिनेशंस पूरे करने नहीं करेंगे तो आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन का विकल्प भी है, और अगर नॉमिनेशन प्रोसेस पूरी नहीं करने पर आपका खाता फ्रीज भी हो सकता है। आज बताएंगे कि निवेश में नॉमिनेशन क्यों जरूरी है और नॉमिनी नहीं हो तो क्या नुकसान। निवेश में नॉमिनेशन के नियम, हमारे साथ होंगे अनिल चोपड़ा साहब, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल, और अमित कुकरेजा साहब, फाइनेंशियल प्लानर, इन दोनों से करेंगे मुलाकात। अब आइए रात 8 बजे की हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। दुनिया रूस यूक्रेन के बीच जंग से मुश्किलों से अभी बाहर भी नहीं निकली कि एक और देश में गृह युद्ध छिड़ चुका है। जी हाँ, उत्तर पूर्वी अफ्रीका के देश सूडान में वहाँ की सेना और अर्धसैनिक बल सत्ता के लिए आपस में युद्ध कर रहे हैं, और दुनिया इतनी परेशान है कि यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिका सभी देश बीच बचाव कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सूडान क्राइसिस का, देंगे आपको 360 डिग्री एनालिसिस। सूडान में क्यों घमासान? दुनिया के दो बेहतरीन दोस्त भारत और रूस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कर रहे हैं बातचीत। अगर ये मुक्त व्यापार समझौता मूर्त रूप लेता है तो मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में ये बड़ा घटनाक्रम होगा। भारत और रूस के बीच ये फ्री ट्रेड की चर्चा क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी पूरी कहानी बताएंगे आपको रात 8 बजे। भारत रूसी यारी, अब फ्री ट्रेड की बारी, ये हमारी विशेष पेशकश है इस बार। आइए विदा लेने का वक्त बता दें। 46 अंक नीचे हुआ है निफ्टी बंद, 183 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स, और 2 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी।
75 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 85 पॉइंट ऊपर नेस्डेक फ्यूचर्स। ये है आपके लिए समापन समारोह की झलकियां। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी का धन्यवाद। सुमित जी और जय ठक्कर साहब का भी शुक्रिया। वागले साहब और चोपड़ा साहब, दोनों सीनियर महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए क्लोजिंग शो में। कल आप सभी से फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।